अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल इकनॉमिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बना चुके हैं और अब इस सिलसिले में हम उसका रिव्यू कर रहे हैं, जो कि एक बहुत क्विक रिव्यू है, जिसमें जिसने कोर्स पढ़ा हुआ है और एग्ज़ाम में जाने से पहले वो एक दफ़ा कोर्स को रिवाइज़ करना चाहता है फटाफट से, बस वो खाली कान लगा के सुन ले तो उसको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम इसमें टॉपिक्स को डिटेल में डेप्थ में नहीं समझाएंगे, वो हमारी मेन वीडियोज़ में समझाया गया। इसमें सिर्फ रिव्यू के मकसद के साथ तेज़ से इस कोर्स कवर करवाया जा रहा है। तो हम इससे पीछे 2 पार्ट्स में बना चुके हैं, 2 पार्ट इसके और बनेंगे, तो ये पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। हम बात करेंगे आज यूनिट 4 से रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक एम्स ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के क्या रोल्स हैं पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर है, याद है ना ये सारी बातें। गवर्नमेंट प्रोवाइडर है, गवर्नमेंट जो है वो लॉ मेकर है, गवर्नमेंट खुद कंज्यूमर है। गवर्नमेंट टैक्स कलेक्टर को मैं क्या कहता हूँ, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूटर, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, लफ्ज़ अच्छा है ना, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूटर है। गवर्नमेंट जो है वो लोकल लॉज बनाती है। गवर्नमेंट के एम्स क्या क्या हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि अगर मैं बात करूं तो 4 बुनियादी एम्स हैं। 4, 1 2 3 4 5, 5 बुनियादी एम्स हैं। उरूजबाजी बता दें चलें। इकोनॉमिक ग्रोथ, लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, अगला जल्दी बोलते से बोलो, लोअर इन्फ्लेशन, नहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट, इकोनॉमिक्स है भाई। वेलफेयर अभी कहाँ आएगा, वेलफेयर तो अगले चैप्टर में आएगा। अच्छा भाई, ये बात अगर आपने कर दी, इसका मतलब है कि आपने कहा कि इन्फ्लेशन कम हो लेकिन ख़त्म ना हो, वरना ख़त्म हो गई तो दूसरे मसले हो जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट कम हो लेकिन कम करते करते हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तक जा सकते हैं, उससे नीचे नहीं ला सकते, वो तो मार्केट में रहेगी। उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि इकॉनमी में जॉब स्विच करते वक्त भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। तो हम आगे चलते हैं। गवर्नमेंट अपने काम करने के लिए डिमांड साइड पॉलिसीज और सप्लाई साइड पॉलिसीज दोनों अपनाती है। डिमांड साइड पॉलिसीज वो होती हैं जो मैक्रो इकोनॉमी में, अगर मैक्रो इकोनॉमी को देखें तो मैक्रो इकोनॉमी में भी एक डिमांड होती है, एक सप्लाई होती है। सप्लाई ऐसी क्यों होती है, कोई बताएगा था? इस पर 2 मिनट लगाते हैं। मैक्रो इकोनॉमी में डिमांड ऐसे होती है, इसको एडी कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड। मैक्रो इकोनॉमी में सप्लाई ऐसी होती है, उसको एएस कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई शॉर्ट टर्म में तो ऐसी होती है, लेकिन लॉन्ग रन में जो है वो एग्रीगेट सप्लाई ऐसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर इकोनॉमी में एक पॉसिबल मैक्सिमम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद अगर मजीद डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस तो बढ़ेगी, लेकिन सप्लाई कैसे बढ़ाएंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट हो गई भाई, और कहाँ से लाऊं सप्लाई? गेटिंग द पॉइंट? हाँ, एग्रीगेट की बात हो रही है। तो मुझे नहीं पता कि आपकी बुक में ये सप्लाई कब दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, बाल ऐसी होती है, नहीं दिया हुआ, चले मैंने ए लेवल्स पढ़ा दिया आपको। अच्छा, तो गवर्नमेंट के जो ये जो डिसीजंस हैं, इस पे कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। अनएम्प्लॉयमेंट कम करते करते अचानक से इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन को कम करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, जीडीपी ग्रोथ करते हैं तो इन्फ्लेशन हो जाती है। तो मुख्तलिफ जो फैक्टर्स हैं वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसमें जिस पॉलिसी को हम देखेंगे उसको कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है 2 चीज़ें, गवर्नमेंट के टैक्सेस और गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर्स। और ये ज़्यादातर दोनों चीज़ों को अफेक्ट करते हैं, डिमांड को भी अफेक्ट करते हैं और सप्लाई को भी अफेक्ट करते हैं। तो फिजिकल पॉलिसी के दोनों एंगेज होंगे, डिमांड साइड भी होगी, सप्लाई साइड भी होगी। ज़्यादा आसान, जो ज़्यादा शॉर्ट रन जल्दी से हो जाता है वो डिमांड साइड है, लेकिन उसके लॉन्गर रन इफेक्ट नहीं होते, देर से होता है। शॉर्ट लॉन्ग रन होता है सप्लाई साइड पॉलिसी, लेकिन उसके इफेक्ट लॉन्ग टर्म होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कौन करे यार, जब तक हम करके फायदे होंगे अगली गवर्नमेंट आ जाएगी, फिर हमें इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन बहरहाल फिजिकल पॉलिसी इज इक्वल टू बजट। बजट के जो इकोनॉमिक टर्म्स हैं, बजट में 2 चीज़ें बताई जाती हैं, एक इन ले और एक आउट ले। एक इन ले और एक आउट ले। ठीक है, तो इन ले का मतलब होता है खर्चे पूरे कहाँ से होंगे, टैक्स कहाँ से आएगा। आउट ले का मतलब होता है खर्चे करेंगे कहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो अपने बजट को बनाते वक्त, अपने इनलेज और आउटलेज बनाते वक्त गवर्नमेंट कहती है हमारे पास यहाँ से पैसा आएगा टैक्स से, और ये हम खर्च करेंगे। अगर जो पैसा आएगा और जो खर्च करेंगे इसमें गैप होता है, तो ये गैप कहाँ से फिल होता है? बोरोइंग से फिल होता है, उधार लेके फिल होता है। गवर्नमेंट उधार लेके फिर अगले साल का जीडीपी इस साल खर्च कर देती है। तो ये गवर्नमेंट के पास एक तरीका है, जिसकी वजह से आपका नेशनल डेट क्रिएट हो जाता है। वो कर्जा जो गवर्नमेंट लेती है पूरे मुल्क को अदा करना होता है इवेंचुअली। अच्छा, अब ये बताइए कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग जी करती क्यों है? सबसे पहले तो हमने पीछे बात की थी, जो मार्केट फेलियर्स हैं उनसे बचने के लिए।
तो वो सारी बातें आ जाएंगी। प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्ट इन इकोनॉमिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, टू सपोर्ट एग्रीकल्चर, टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज, गवर्नमेंट खर्चे करती है। टू मैनेज द मैक्रो इकोनॉमी, गवर्नमेंट खर्चे करती है। तो गवर्नमेंट के पास खर्चे करने के बहुत सारे जवाब हैं, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट खर्चे करने के लिए पैसे कहाँ से पूरे करती है? सबसे पहला तरीका उसके पास टैक्स लगाकर। टैक्स के बहुत सारे तरीके हैं और टैक्स के साथ मसाइल कुछ इवेजन और अवॉइडेंस के भी हैं। जो लोग चाहते हैं टैक्स अवॉइड करें तो ये जायज़ है, लीगल तरीका है कि आप ऐसे कारोबार में जाएं जिसमें कम टैक्स लगता हो, ऐसे तरीके से कारोबार करेंगे टैक्स कम लगे। लेकिन टैक्स इवेड करना एक अलग ही मतलब है। टैक्स इवेजन का मतलब है आप टैक्स देना ही नहीं चाह रहे, आप पे लग भी गया, देना भी है, फिर भी आप चोरी कर रहे हैं। टैक्सेस लगाने से गवर्नमेंट जो फायदा करती है, नंबर 1 टैक्सेस के बेनिफिट्स क्या हैं, तो एक लिस्ट है पूरी जो मैं यहाँ लिख नहीं रहा, टाइम वेस्ट होगा। आपके पास पेज 290 और 291 पे है, मैं सुना देता हूँ कि टैक्स लगाने से गवर्नमेंट के रेवेन्यूज बढ़ते हैं, गवर्नमेंट जो मैक्रो इकोनॉमी मैनेज कर सकती है, अमीर पे टैक्स लगा के गरीब को देगी, इनइक्वालिटी कम होगी। अगर इम्पोर्टेड गुड पे टैक्स लगा देंगे तो इम्पोर्टेड गुड की कंजम्पशन कम हो जाएगी और कंजम्पशन को जो है वो डिस्करेज करेगी उन चीज़ों की जो कि हार्मफुल हैं टैक्स लगा के। गवर्नमेंट एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के खिलाफ जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगा सकती है। अच्छा टैक्स कौन सा होता है? अच्छा टैक्स वो होता है जो इक्विटी क्रिएट करे, यानी अमीर को के ऊपर ज़्यादा लगे और गरीब के ऊपर कम लगे। अच्छा टैक्स क्या होता है? जो इक्विटेबल हो, यानी गरीब पे ज़्यादा ना लगे, अमीर पे ज़्यादा लगे, प्रोग्रेसिव। और जो प्रोग्रेसिव टैक्स है वो डायरेक्ट ही लगेगा, यानी इनकम पे लगेगा। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जो कि कंजम्पशन पे लगता है। सेल्स टैक्स रिग्रेसिव होता है, हमेशा सेल्स टैक्स रिग्रेसिव ही होगा सिवाय उस सेल्स टैक्स के जो कि लग्जरीज पे लगाया जाएगा। तो अच्छा टैक्स कौन सा होता है? इसमें इक्विटी हो, नॉन डिस्टॉर्शनरी हो, इकोनॉमी के हालात बदल ना दे, अजीब ही कर दिया इकोनॉमी के साथ, सर्टेन हो, हमेशा पता हो इतना ही होगा टैक्स, जल्दी जल्दी ना बदलता हो, कन्वीनियंस हो उसको पे करना। हमारे यहाँ टैक्स पे करना बहुत मुश्किल है, सेल्स टैक्स पे करना आसान होता है। सिंप्लिसिटी हो टैक्स में, भाई सीधा सीधा है। अभी हमारे टैक्स इतने परसेंट से इतने हो जाए तो इतना टैक्स प्लस इतनी अमाउंट प्लस इतना टैक्स प्लस इतनी अमाउंट कैलकुलेट करना ही पॉसिबल नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको जमा करना आसान हो। टैक्स की टाइप्स क्या है? टैक्स की टाइप्स हैं, एक प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, एक रिग्रेसिव टैक्स होता है, एक प्रोपोर्शनल टैक्स होता है। बहुत आसान सी बात है। प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि एक बंदा 100 कमाता है, एक बंदा 200 कमाता है, 100 वाले पे 10% लगा, 200 वाले पे 20% लगा दिया, ये प्रोग्रेसिव टैक्स है, ठीक है। देख रहे हैं? रिग्रेसिव टैक्स क्या है कि 100 वाले पे 20% लग गया, 200 वाले पे 10% लग गया, रिग्रेसिव टैक्स है। और प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है? प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है? 100 वाले पे भी 10%, 200 वाले पे भी 10%, नहीं प्रोपोर्शनल है। फिर टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी होता है, मैंने बताया। फिर टैक्स जो होता है वो लोकल गवर्नमेंट्स भी कलेक्ट करती हैं, बाज़ जगहों पे शहर की गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है, और टैक्स जो है वो नेशनली भी कलेक्ट किया जाता है, फेडरल गवर्नमेंट के पास भी जाता है। और डायरेक्ट टैक्स की कौन कौन सी किस्म होती हैं? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कहाँ से कलेक्ट होता है? जब हर इदारे को हुक्म है कि आपके पास जो एम्प्लॉइज हैं, अगर एम्प्लॉय को तनख्वाह दें तो तनख्वाह पे पहले टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। अगर एक साल तक तनख्वाह दी तो, अगर एक साल तक तनख्वाह दी तो उसके बाद इतने पैसे होंगे, एक साल बाद, तो उस एक साल के बाद उसको इतना टैक्स देना होगा, तो पहले ही आज ही वो टैक्स काट के और हमारे पास जमा करा दो। हर महीने उस तनख्वाह का वो परसेंट काट लो जो साल के बाद जमा होना है, पहले ही दे दो, इनकम टैक्स। इसी तरह से एक और टैक्स होता है, इसको आप कहते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। एक कंपनी है वो प्रॉफिट कमा रही है तो उसके प्रॉफिट पर टैक्स होगा। फिर कैपिटल गेन्स टैक्स, डायरेक्ट टैक्स है। कैपिटल गेन्स का मतलब क्या हुआ? आपने शेयर खरीदे 100 रुपए के, आज अचानक से शेयर 200 के हो गए, आपको कैपिटल पे गेन हो गया। आपने सोना खरीदा 200 रुपए का, अब सोना 400 रुपए का हो गया, कैपिटल पे गेन हो गया। टैक्स ऑन वेल्थ भी डायरेक्ट टैक्स है। आपके पास आपके अब्बा ने जायदाद दी, आपके पास अब बहुत बड़ी जायदाद आ गई, अब आप उस पर टैक्स दें। जब बेचेंगे तो कैपिटल गेन टैक्स देंगे, या फिर कैश में बेच दें, या तो कैश में बेच दें बगैर रसीद के, तो फिर आपको पैसे मिलेंगे। आप किसी सोने वाले का सोना बेचने जाएंगे ना, और उससे कहेंगे ये लो सोना ले लो और पैसे दे दो, तो कहेगा आपको रसीद चाहिए या नहीं चाहिए। इसकी बुनियाद पे आपके रेट अलग अलग होंगे। रसीद होगी तो फिर टैक्स, कैपिटल गेन्स भी आएगा, टैक्स भी कटेगा, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में कलेक्ट किया जा सकता है, बहुत जल्दी कलेक्ट किया जा सकता है। आप मजबूरन यानी आपको देने से पहले ही कलेक्ट हो जाता है, तनख्वाह आने से पहले कट जाता है।
ठीक है। एबिलिटी टू पे पे आप बना सकते हैं कि ज़्यादा तनख्वाह वाले से ज़्यादा काट लो, कम तनख्वाह वाले से कम काट लो। तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। डिस्पोजेबल इनकम का क्या मतलब होता है, वो तनख्वाह जो आप खर्च कर सकते हैं वो पहले से कम हो जाती है। और एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉयमेंट कम होने के चांस हैं, यार टैक्स इतना लग जाता है, यहाँ पे काम ही नहीं करो। फिर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, लोग डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, इंटरप्राइज को डिसअपॉइंटमेंट होती है, इतना टैक्स हमारा चला जाता है कम प्रॉफिट के बाद। और टैक्स एवेजन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। डायरेक्ट टैक्स में टैक्स एवेजन के चांसेस, भाई तनख्वाह नहीं, मेरी तनख्वाह की छुपा लो। पाकिस्तान में तो बहुत कॉमन है ना, पाकिस्तान में आपकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए लेट सपोज, उन्होंने कहा कि अगर मैं 1,80,000 कर दूंगा तो तुम्हारा टैक्स बहुत बढ़ जाएगा, तो 1.5 लाख ही रहने दो, 30,000 कैश ले लो। उससे मेरे भी कुछ फायदे हैं, आपके भी कुछ फायदे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है कि गुड्स पे टैक्स लगा दिया जाए, जैसे कि सेल्स टैक्स है, सामान खरीदोगे तो 18% टैक्स लगा के मिलेगा, प्राइस पहले ही बढ़ा दी, कंपनी को कहा बेचो तो प्राइस बढ़ा के बेचो और उसका टैक्स पहले ही हमें दे दो। ठीक है। इनका सेल्स टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स। और कौन सा टैक्स है जी, एक्साइज ड्यूटी जो कि आप लगाते हैं हार्मफुल प्रोडक्ट्स के ऊपर। इंपोर्ट टैक्स भी होता है, इंपोर्ट टैरिफ जो इंपोर्टेड गुड्स पे लगाते हैं। उसके अलावा एडवांटेज क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स के बहुत बड़े लोगों से कलेक्ट किया जाता है, पूरे मुल्क से कलेक्ट हो सकता है। पेट्रोल पे टैक्स लगा दो, जो पेट्रोल यूज करेगा सब देंगे। बिजली पे टैक्स लगा दो, जो बिजली यूज करेगा सब देंगे। बहुत बड़ा बेस होता है इसका। ठीक है। लेकिन ये रिग्रेसिव होता है, लोगों के लिए नुकसानदेह होता है। टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स फ्लेक्सिबल होता है, इस महीने कुछ कर दो, अगले महीने कुछ कर दो, आसानी से चेंज कर सकते हैं कुछ चीज़ों पे, जैसे कि यूटिलिटी बिल के ऊपर जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से चेंज कर सकती है, पेट्रोल प्राइसेस को आराम से एडजस्ट कर सकती है। डिसएडवांटेज मैंने बताया कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है, चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन होती है, इसकी वजह से जो है वो इनइक्वालिटीज़ बढ़ती है, गरीबों के ऊपर ज़्यादा लगता है, और इसकी वजह से स्मगलिंग होती है। इनडायरेक्ट टैक्स लगाओगे स्मगलिंग होगी, क्यों? पाकिस्तान में पेट्रोल पे 100 रुपये का पेट्रोल लोगे तो उस पर 100 रुपये और टैक्स लग जाएगा, मिसाल के तौर पर 200 का मिलेगा। बगैर टैक्स के लेते यही पेट्रोल तो 100 का मिल रहा था, तो बगैर टैक्स वाले पेट्रोल लोग बेचना शुरू हो जाएंगे, ईरान से स्मगल कर करके लेके आएंगे, इधर से स्मगल करके लेके आएंगे, टैक्स की वजह से स्मगलिंग बढ़ेगी। अच्छा जी, फिस्कल पॉलिसी के कौन कौन से मेजर्स होते हैं, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। चूंकि ये अगर डिमांड साइड फिस्कल पॉलिसी है और एक्सपेंशनरी है तो डिमांड को बढ़ाएगी, अगर फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी है तो वो डिमांड साइड है तो डिमांड को कम करेगी। फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी और सप्लाई साइड है तो सप्लाई को बढ़ाएगी। फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी है और सप्लाई साइड है तो सप्लाई को कम करेगी। अब कौन कौन सी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी डिमांड साइड है और कौन कौन सी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी और सप्लाई साइड है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब है कि एक्सपेंशन करना डिमांड में या सप्लाई में। कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब है कि ऐसे हालात पैदा करने का कि करना कि सप्लाई या डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन हो। फिस्कल पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, अपनी एक्सपेंडिचर करेगी। तो जरा जल्दी से बता दीजिए कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी डिमांड साइड में क्या क्या हो सकता है, फटाफट फटाफट, शाबाश। ये वाला केस, डिमांड बढ़ाने की गवर्नमेंट के पास क्या क्या तरीके हैं, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, डिमांड साइड। गवर्नमेंट पार्क बना दे, गवर्नमेंट रोड बना दे, ये सब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ रही है। जहां जहां जी बढ़ेगा गवर्नमेंट की, लोगों की डिमांड, चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? गवर्नमेंट ने अगर रोड बनाई तो सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी। गवर्नमेंट ने जो है वो अगर अपनी स्पेंडिंग्स बढ़ाई तो जिस चीज़ पे स्पेंडिंग बढ़ाएगी उस चीज़ की डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी। ठीक है। तो गवर्नमेंट का जी बढ़ाना जहाँ जहाँ है वहाँ पर वहाँ आमतौर पर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होगी। गवर्नमेंट जहाँ जहाँ टी बढ़ाएगी, टैक्स बढ़ाएगी, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी कहलाएगी। या तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम कर दे या टैक्स बढ़ा दे, पॉलिसी जो है कॉन्ट्रैक्शनरी हो जाएगी। अगर उसकी पॉलिसी की वजह से डिमांड बढ़ रही है तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है। अगर उसकी वजह से डिमांड कम हो रही है तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी डिमांड साइड है। और अगर उसकी वजह से सप्लाई बढ़ रही है तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी सप्लाई साइड है। गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी सप्लाई कैसे बढ़ सकती है? फिस्कल पॉलिसी से सप्लाई कैसे बढ़ती है? सप्लाई साइड फिस्कल पॉलिसी क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दें, सप्लाई साइड पॉलिसी है। और और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर दें, लॉन्ग टर्म सप्लाई साइड। सप्लाई साइड इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के दोनों इम्पैक्ट हैं वैसे, अगर सच्ची में देखें ना तो डिमांड साइड भी है, सप्लाई साइड भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है कंज्यूमर पे, क्योंकि लेबर हायर होता है। अगर आपने बहुत सारा वो किया ना,
कोई डैम बना दिया, तो डैम बनाने के इम्पैक्ट सप्लाई साइड भी है और डिमांड साइड भी है, क्योंकि उससे लेबर हायर होगा, लेबर को वेजेस मिलेंगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी, मार्केट में डिमांड पुश आ जाएगा। सप्लाई साइड भी, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, लॉन्गर रन में प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करना सस्ता पड़ेगा, उनकी बिजली सस्ती बनेगी। तो डिमांड साइड सप्लाई साइड दोनों चीज़ें हाँ, दोनों की दोनों साइड होती है ना। मॉनेटरी पॉलिसी भी डिमांड साइड भी होती है, डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं तो डिमांड साइड है, सप्लाई को अफेक्ट कर रहे हैं तो सप्लाई साइड है। फिजिकल में आपके पास दो टूल हैं, या तो टैक्स बढ़ा कम करके करेंगे, या अपनी स्पेंडिंग बढ़ा या कम करके करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आप आसानी से आपसे पूछना चाहूँ कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब क्या है, कोई चीज़ बढ़ा रहे हैं तो डिमांड बढ़ा रहे हैं, सप्लाई बढ़ा रहे हैं, जिससे जीडीपी बढ़े, वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी है। तो डिमांड को बढ़ाने की जीडीपी की कोई पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी, तो जीडीपी बढ़ रहा है तो उसका मतलब है डिमांड साइड फिजिकल पॉलिसी एक्सपेंशनरी हो गई। सप्लाई को बढ़ा रहे हो तो सप्लाई साइड एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी हो गई। मैंने मिसालें दे दी, सप्लाई बढ़ेगी इंफ्रास्ट्रक्चर से और डिमांड बढ़ेगी गवर्नमेंट की कंजम्पशन से। और इसी तरह से सप्लाई साइड पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का मतलब है उल्टा कर लो, टैक्स बढ़ा दो, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। कंज्यूमर पे टैक्स बढ़ा दो, डिमांड साइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। प्रोड्यूसर पे टैक्स बढ़ा दो, सप्लाई साइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, तो ये तो हो गई फिजिकल पॉलिसी के साथ प्रॉब्लम, मैंने बताया फिजिकल पॉलिसी की एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बता दी। अब एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी वैसे तो गवर्नमेंट का रोल होती है, लेकिन गवर्नमेंट अगर मॉनेटरी पॉलिसी बनाए और फिजिकल पॉलिसी बनाए तो उसमें बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, इससे ज़्यादा नुकसान का चांस होता है। इसलिए दुनिया भर का कैपिटलिस्ट सोसाइटी का ये तजर्बा है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी का तजर्बा है कि गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी बनाए, मॉनेटरी पॉलिसी को आज़ाद कर दे, सेंट्रल बैंक अपने हिसाब से देखते हुए उसके जवाब में बनाए। ठीक है, तालमेल। भाई इसने बड़ा ऊंचा खेल दिया, थोड़ा सा नीचे से खींचो। गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी बना दी है, डिमांड साइड एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी बना दी है, इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कर देगा, थोड़ा सा बैलेंस करेगा। सेंट्रल बैंक ज्यादा फोकस करता है एक चीज के ऊपर, इन्फ्लेशन। सेंट्रल बैंक ज्यादा फोकस करता है कि इन्फ्लेशन मैं संभाल लूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को देख ले और जीडीपी ग्रोथ को देख ले। तो ये बटी हुई हैं बातें इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट कितना है? बहुत ज्यादा है। क्यों? कौन कर रहा है? सेंट्रल बैंक। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी एक ही टारगेट है, वो इन्फ्लेशन को ही देख रहा है। अगर सेंट्रल बैंक जीडीपी को देख रहा होता, अगर सेंट्रल बैंक एम्प्लॉयमेंट को देख रहा होता, तो इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट कभी ना क्रिएट करता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सेंट्रल बैंक का प्राइम, एक्चुअली प्रैक्टिस में सेंट्रल बैंक का प्राइम टारगेट इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, और जीडीपी ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट को कौन देख रहा होता है? गवर्नमेंट। तो फिजिकल पॉलिसी उधर चलाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी इधर चलाते हैं। ये एक अनसेड एग्रीमेंट है, समझ लें, अनरिटन एग्रीमेंट है कि हाँ भाई ऐसे चलाएंगे, ऐसे ज़रा आसानी रहेगी। ठीक है भाई, तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या? मॉनेटरी पॉलिसी के पास दो ही टूल हैं, जैसे कि फिजिकल पॉलिसी के दो टूल थे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग या टैक्स। तो मॉनेटरी पॉलिसी के दो टूल हैं, वैसे फिजिकल पॉलिसी का गवर्नमेंट के पास एक टूल और है, फिजिकल पॉलिसी में नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के पास टूल है रेगुलेशंस, लेकिन वो फिजिकल पॉलिसी नहीं कहेंगे उसको, वो लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इन चीज़ों में आ जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी के दो टूल हैं, कौन कौन से हैं? इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई। नोट छाप छाप के बांट दो, लोन आसान कर दो, लोन गवर्नमेंट बैंक्स को लोन देने की फैसिलिटी प्रोड्यूस कर दो, रेगुलेशन सस्ती हल्की कर दो, लोन ज़्यादा मिलेंगे, मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा पैसा मिलेगा लोगों को। ठीक है, लोन देने के रेगुलेशन सख्त कर दो, मुश्किल कर दो लोन देना, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ये मैं आसान टर्म्स में बता रहा हूँ, क्योंकि मनी सप्लाई की पूरी लंबी डेफिनेशन है, मनी की बहुत सारी किस्में हैं, M1 M2 M3, तो उसकी बुनियाद पर तय होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी किस तरह से होगी, लेकिन ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं डिस्कस कर रहे। तो मॉनेटरी पॉलिसी भी एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी हो सकती है। एक्सपेंशनरी भी डिमांड साइड सप्लाई साइड हो सकती है। एक्सपेंशनरी होगी तो जीडीपी बढ़ेगा, चाहे डिमांड साइड होगी तो डिमांड बढ़ के बढ़ेगा, सप्लाई साइड होगी तो सप्लाई बढ़ के बढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्शनरी कर लें तो कैसी होगी? कॉन्ट्रैक्शनरी कर लें तो पीछे आएगा मामला, डिमांड साइड कॉन्ट्रैक्शनरी तो डिमांड पीछे आएगी, सप्लाई साइड कॉन्ट्रैक्शनरी तो सप्लाई पीछे जाएगी। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी भी होती है और डिमांड साइड सप्लाई साइड भी होती है, चारों एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी के दो टूल हैं, एक है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई बढ़ा दो तो क्या होगी? एक्सपेंशन होगी। किस चीज़ में एक्सपेंशन होगी? डिमांड में भी एक्सपेंशन होगी, सप्लाई में भी होगी, डिमांड में पहले होगी। ठीक है, क्योंकि सप्लाई की एक्सपेंशन के लिए आपको मशीन मंगाएंगे, लोन लेंगे मशीन मंगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो वो लैग करती है। जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो सब एक्सपेंशन पहले डिमांड में होती है, सप्लाई की एक्सपेंशन डिमांड की नीड की वजह से फिर सप्लाई की एक्सपेंशन लैग करके हो जाती है, पहले डिमांड शिफ्ट हो जाती है। लेकिन क्योंकि लोन तो आज ही मिल जाएगा, खरीदने के लिए तो लोन आज ही मिल जाएगा,
ठीक है, आइसक्रीम खाने का लोन आज मिल जाएगा, आइसक्रीम की मशीन लगाने के लिए लोन तो मिल जाएगा, लेकिन मशीन लाने में टाइम लगेगा। तो इसलिए मनी सप्लाई की एक्सपेंशन जो है वो पहले डिमांड को बढ़ाती है, फिर सप्लाई को बढ़ाती है। मनी सप्लाई की कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल इसी तरह से पहले डिमांड को कम करती है, उसकी वजह से सप्लाई भी कम हो जाती है। तो एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी दोनों बता दिया मैंने मनी सप्लाई का। अब इंटरेस्ट रेट की बात कर लें। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कॉन्ट्रैक्शन होती है। कॉन्ट्रैक्शन क्यों होती है? दोनों साइड से। कंज्यूमर कहता है इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, आप खर्च ना करो, सेव करो। कंजम्पशन कम होती है, डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम होती है तो इसकी वजह से भी सप्लाई कम होती है। लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ने से प्रोड्यूसर को भी बहुत महंगा पड़ता है लोन, तो वो भी प्रोडक्शन कम करता है, उससे और जीडीपी कम होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा सेंट्रल बैंक आज यहाँ खड़ा है, जीडीपी हमारा, अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को गिरा देगा तो सबसे पहले तो हमारी डिमांड बढ़ेगी ठक करके, फिर हमारी सप्लाई बढ़ेगी, तो हमारा जीडीपी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन सेंट्रल बैंक क्यों नहीं गिरा पा रहा डिमांड, इन्फ्लेशन? क्योंकि सेंट्रल बैंक को खतरा ये है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी वो अलग अलग है। तो सेंट्रल बैंक को खतरा ये है, देखो भाई बड़े मज़ेदार सी बात है, क्योंकि हमारे मुल्क में प्रोडक्टिव एक्टिविटी इतनी है नहीं। हमारे मुल्क में मोबाइल फ़ोन बाहर से आते हैं, पेट्रोल बाहर से आता है, बिजली महंगी बनती है। तो जब डिमांड बढ़ेगी ना, वो जिस लेवल पर बढ़ेगी, सप्लाई उसको कॉरस्पॉन्ड नहीं कर सकेगी, जिसकी वजह से एकदम से हमने, अगर तो ऐसा हुआ होता ना, ये देखो डिमांड बढ़ी, सप्लाई बढ़ी, प्राइसेस वहीं के वहीं रहे, जितनी डिमांड बढ़ी उतनी सप्लाई बढ़ गई। लेकिन हमारे केस में सेंट्रल बैंक को खतरा है कि डिमांड जितनी बढ़ेगी उस हिसाब से प्राइस सप्लाई नहीं बढ़ेगी, तो प्राइसेस जहां पहले थी उसके मुकाबले प्राइसेस बहुत ऊपर चली जाएंगी। तो ये सारे केसेस हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है ज़रा, सेंट्रल बैंक ज़रा मोहताज चल रहा है, ज़्यादा ही मोहताज चल रहा है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही। बहुत टाइम हो गया मोहताज चले जा रहे हैं। तो अनप्रेसिडेंटेड इंटरेस्ट रेट है, दुनिया में कहीं इतना नहीं है हमने जितना इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है। खैर, तो मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मॉनेटरी पॉलिसी में को कॉन्ट्रैक्शनरी कहा जाएगा, उससे डिमांड भी कम होगी और सप्लाई भी कम होगी। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उससे डिमांड भी बढ़ेगी और सप्लाई बढ़ेगी। कौन सी चीज़ ज़्यादा बढ़ेगी किस पर डिपेंड करता है? इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पर डिपेंड करता है, जो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। मुबारक हो। अच्छा जी, फिर क्या मॉनेटरी पॉलिसी वो चैप्टर पढ़ा दिया मैंने बातों बातों में। एक्सचेंज रेट पॉलिसी भी एक चीज़ होती है कि आपका एक्सचेंज रेट कितना होना चाहिए, ये हम आगे देखेंगे। इसमें बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आगे पूरे चैप्टर में तफसील से तो यहाँ नहीं टच कर रहे। अब सप्लाई साइड पॉलिसी अलग से भी बात की गई है कि पूरा मुल्क की गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक मिलके कुछ ऐसा करें कि ओवरऑल जीडीपी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ जाए, हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए। इस पे मेहनत की जाए तो सप्लाई साइड पॉलिसी बन जाएगी। तो अब वो कैसे कैसे हो सकता है? सप्लाई साइड पॉलिसीज क्या क्या है भाई? टैक्स इंसेंटिव दें, ऐसी कंपनी को दें जो कि प्रोडक्शन बढ़ा सकती है, ऐसे प्रोडक्ट्स बना दे जिससे कि अगली प्रोडक्शन बढ़ जाए। मसलन टैक्स इंसेंटिव अगर आप होते तो किसको देते? ऐसी कंपनीज को देते जो कि आगे फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करने में, ठीक है, जैसे कि अब्दुल्ला भाई ने कहा मशीन मैन्युफैक्चरर्स को टैक्स इंसेंटिव दे दें, या ऐसी जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करने के लिए कोई कंपनी लग रही है, तो यार इसकी वजह से लॉन्गर रन में इंपोर्ट बंद कम हो जाएगी, हमारा लोकल प्रोडक्शन हो जाएगी। तो टैक्स इंसेंटिव से आप सप्लाई साइड पॉलिसी कर सकते हैं, सब्सिडी दे के कर सकते हैं सप्लाई साइड पॉलिसी। एजुकेशन और ट्रेनिंग, लेबर मार्केट को बेहतर कर देना, कंपटीशन की पॉलिसी अच्छी बना देना जिससे कि मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ जाए। ट्रेड बैरियर्स ख़त्म कर दें, इसकी वजह से हमारे, अब बताओ ट्रेड बैरियर ख़त्म करने से सप्लाई साइड पॉलिसी कैसे हो गई? प्रोडक्शन सस्ती पड़ती है। अगर आप पाकिस्तान में देखें ना, रॉ मटेरियल सस्ते पड़ जाते हैं, आपको दूसरे मुल्क में भेजना आसान होता है। गवर्नमेंट अपने बनाने वाली प्रोडक्शन को ख़त्म कर दे, कंपटीशन बढ़ जाता है। गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट सेक्टर के बिजनेस बंद करे, उनको प्राइवेटाइज करे और ऐसे काम करे जिससे कारोबार करना आसान हो, डी रेगुलेशंस करे। अब जीडीपी ग्रोथ की बात हो रही है। जीडीपी ग्रोथ क्या होता है? मुल्क का जीडीपी कैसे नापते हैं लोग? पूरे मुल्क का जीडीपी कब नापना सीखा था हमने? 1945, 46, 47 के अराउंड सीखा था हमने, यानी दुनिया को ये अंदाज़ा तब हुआ, यूनाइटेड नेशन जब बनने के करीब थी ना, तो उस वक्त ये अंदाज़ा हो रहा था कि यार ये तो पूरी दुनिया का हिसाब किताब हम कर सकते हैं। यही वो दौर करीब करीब के वो दौर है जब अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस यूनिवर्सल हो रही थी, पूरी दुनिया करीब आ रही थी, तो सब एक जैसी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कर लो, जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की तरफ बात गई थी। तो उसी तरह से दुनिया भर में ये अंदाज़ा हुआ कि अगर हम पूरी दुनिया का जीडीपी कैलकुलेट करना चाहें तो नेशनल लेवल पे जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फार्मूले निकाले गए थे। इसकी कई अप्रोचेज़ हैं। कौन कौन सी अप्रोच है?
जीडीपी को कैलकुलेट, पूरा मुल्क में कितनी प्रोडक्शन हुई, पूरी मुल्क में कितनी, जितने लोगों ने जो जो खर्चा किया सारा निकाल लो, जितने लोगों ने जो जो खर्चा किया सब निकाल लो, क्या होगा? तो टोटल जितना भी खर्चा गुड्स एंड सर्विस के खरीदने पे हुआ, उतने के ही तो गुड्स एंड सर्विसेज बने होंगे। लॉजिक समझ में आ रही है? ये लॉजिक समझो। टोटल मुल्क में कितनी प्रोडक्शन हुई उसको हम जीडीपी कह रहे हैं। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। टोटल मुल्क में कितनी प्रोडक्शन हुई जीडीपी कह रहे हैं। एक है कि एक एक कंपनी में जाके पूछ लो कि कितनी प्रोडक्शन हुई, यानी हम प्रोडक्शन मेथड से कर लें, ठीक है। एक एक के पास जाके पूछ लो कि कितने की प्रोडक्शन की तुमने, कितने की, और ऐसा करते हैं हम पूरे मुल्क से सारी जगहों से प्रोडक्शन का डेटा जमा करते हैं, कितनी गंदम होगी, कितनी कपास होगी, कितने की होगी, कितनी होगी, कितने की होगी, कितने जूते बने, कितना स्टील बना, कितनी सीमेंट बनी, कितना क्या बना, हर जगह की प्रोडक्शन को लगाते हैं। फिर सर्विस सेक्टर की प्रोडक्शन लगाते हैं, जो कि एक अंदाजा होता है कितने नाई हैं, कितनी दुकानें हैं, कितने रिटेलर हैं, कितना क्या है, प्रोडक्शन से निकालते हैं। प्रोडक्शन मेथड निकालना हमारे मुल्क में आसान इसलिए नहीं कि हमारे यहाँ डिजिटाइजेशन नहीं है, हमारे यहाँ लोग रजिस्टर्ड नहीं है। कितने कारोबार ऐसे हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, पता ही नहीं है, वो भी बना रहे हैं कुछ, वो भी कोई सर्विस बेच रहे हैं। तो एक तरीका है प्रोडक्शन, एक तरीका है कि मुल्क में जितना खर्चा हुआ वो सारा निकाल लो। खर्चा किस चीज़ पे हुआ? जो प्रोड्यूस हुआ उसी पे तो हुआ। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड कहलाता है। प्रोडक्शन में तो आपने क्या करते हैं, प्रोडक्शन में हमारे मुल्क में जैसे कैलकुलेट किया जाता है, सेक्टर वाइज कैलकुलेट करते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर के सारे प्रोडक्शन ऐड करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर की सारी प्रोडक्शन ऐड करते हैं, टर्शरी सेक्टर की सारी प्रोडक्शन ऐड करते हैं, बताते हैं टोटल जीडीपी इतना हुआ। और ऐसे माहिर हैं, हर दफ़ा सेट आता है, ऐसे माहिर हैं, हर दफ़ा प्रोडक्शन मेथड से जितना निकालते हैं वही एक्सपेंडिचर मेथड से निकालने पे आता है, रुपया आना पाई बराबर। ऐसे माहिर हैं, समझ ही गए होंगे आप कैसे माहिर हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर अप्रोच क्या है कि आप सारी कंजम्पशन निकालो, सारी इन्वेस्टमेंट निकाल लो, सारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर निकाल के टैक्स माइनस कर दो, सॉरी टैक्स नहीं, सारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऐड करके उसमें सारी एक्सपोर्ट ऐड करके उसमें से इंपोर्ट माइनस कर दो। तो इसको कहते हैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। अगर टू सेक्टर इकोनॉमी देखनी होती है तो ऐसे देखते हैं, थ्री सेक्टर देखते हैं तो ऐसे देखते हैं, ओपन इकोनॉमी फोर सेक्टर देखते हैं तो ऐसे देखते हैं। ये हमने पूरा पढ़ा हुआ है, इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है, मैंने सिर्फ रिव्यू करवा रहा हूँ, इसलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तीसरा तरीका है इनकम देख लो लोगों की, कितना कमाया वही खर्च किया होगा या सेव किया होगा। तो सारी इनकम से भी जीडीपी निकाला जा सकता है। इनकम रिपोर्ट्स क्या है, सारी सेविंग्स देख लो और एक्सपेंस तो ऊपर आ गया ना, नहीं 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 नहीं, सारे वेजेस ले लो, सारे रेंट ले लो, सारे प्रॉफिट ले लो, सारे इंटरेस्ट ले लो। कॉन्सेप्चुअली ये बात समझ में आ रही है कि सारी सारी की सारी इनकम्स कैलकुलेट कर लो तो भी आ जाएगा। अब पाकिस्तान में ये भी मुश्किल है, खर्चा नज़र आ जाता है, ना कमाई दिखती है ना प्रोडक्शन प्रॉपर देख पाते हैं हम, लेकिन बाहर हम कैलकुलेट करते हैं भाई, और बिल्कुल ठीक करते हैं, सब बराबर निकल के आता है। ठीक है जी। अच्छा, जीडीपी रियल भी हो सकता है और नॉमिनल भी हो सकता है, क्या मतलब हुआ? हम सब ने मिलके एक एक डबल रोटी बनाई, कितनी बनी, कितने लोग बैठे हैं भाई, 6 लोग बैठे हैं, सब ने मिलके एक एक डबल रोटी बनाई, डबल रोटी 10 रुपए की थी, कितना जीडीपी हमारा? जीडीपी कितना है? 60 रुपए। हम सब ने मिलके एक एक डबल रोटी बनाई, डबल रोटी 80 रुपए की हो गई, जीडीपी कितना है? 10 रुपए की नहीं, मतलब जी ब्रेड 20 रुपए की हो गई। हम सब ने मिलके एक एक डबल रोटी बनाई, 6 लोग बैठे हैं, तो 60 की डबल रोटी बनी। अब हम सब ने मिलकर एक एक डबल रोटी बनाई, लेकिन अब डबल रोटी 20 रुपए की हो गई, तो डबल रोटी कितने की हो गई? टोटल टोटल जीडीपी 120 हो गया। क्या जीडीपी बढ़ गया? जीडीपी नहीं बढ़ा। ये जो जीडीपी है इसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। बस खाली प्राइसेस मालूम कर लो, ये ना देखो कि पिछले साल से इन्फ्लेशन कितनी हुई, इसको नॉमिनल कहते हैं। लेकिन अगर पिछले सालों की इन्फ्लेशन किसी बेस ईयर के मुकाबले में हर साल इन्फ्लेशन का हिसाब देखते हुए फिर आप बता रहे हो कि उस साल के मुकाबले में सेल्फ प्रोडक्शन कितनी हुई, उसमें से इन्फ्लेशन का इफेक्ट माइनस कर रहे हो, तो फिर वो कहलाता है रियल जीडीपी। तो जाहिर है जब रोटी तो 6 ही बनी थी। अच्छा जी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का बाहर जा रहा है, मुल्क में ग्रोथ हो रही है, मुल्क में पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का अगर आप चार्ट बनाते हैं तो पीपीसी पे चार्ट इकोनॉमिक ग्रोथ का ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे ही बन सकता है और ऐसे ही बन सकता है, यानी या तो कैपिटल गुड्स ज़्यादा बढ़ गए या कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बन रहे हैं या सब कुछ ही ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। ये जीडीपी ग्रोथ है।
इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, इकोनॉमीज क्यों ग्रो करती हैं? सबसे पहले तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो क्या दुनिया में कोई इकोनॉमी ऐसी भी होती होगी जो श्रिंक करती होंगी? जी, अगर आप हिस्टोरिकल इकोनॉमिक्स देखें तो दुनिया में श्रिंकिंग इकोनॉमीज भी होती हैं। उसके कई रीजन होते हैं, तो जो ग्रोथ के रीजन है उसका उल्टा कर लो तो श्रिंकिंग के रीजन आ जाएंगे। तो सबसे पहले पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ठीक है। तो इसी तरह से टेक्नोलॉजी की वजह से पूरा जीडीपी ग्रो कर रहा है कि अब यही लोग जितना बना सकते थे उससे ज्यादा बना पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी। मैं बुक से नहीं करा रहा, अभी अपने बता रहा हूँ। उसके अलावा जो है वो आ, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया, आप पहले से ज्यादा बना सकते हैं। अब मुल्क में डैम बन गए, अब मुल्क में बिजली के बड़े बड़े कारखाने लग गए, सोलर पैनल लग गया, पहले ज्यादा बना सकते हैं। आपने जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की भी थी वो गलत की भी थी, वो आपने पहले से बेहतर कर ली। फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक तरीका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी है, एजुकेशन बढ़ गई, डेवलपमेंट हो गई। अब इसका उलट कर दें तो पॉपुलेशन कम हो गई, लोग मुल्क से बाहर चले गए, टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई, आपका सामान पहले जैसा नहीं बना पा रहे, लोग आपसे खरीद नहीं रहे। अच्छा, एक चीज़ होती है जीडीपी का बढ़ना, एक चीज़ होती है इकोनॉमिक साइकिल। इकोनॉमिक साइकिल क्या होती है भाई? इकोनॉमी में टाइम के साथ देखें तो जीडीपी ऐसे बढ़ता है। तो ये पीरियड है ग्रोथ का पीरियड, ग्रोथ। ये पीरियड जो कि टॉप का पीरियड है, बूम है। नीचे आ रहा है तो रिसेशन है, और बिल्कुल नीचे आ गया तो स्लम्प है, ठीक है। बहुत ही स्लम्प चला जाता है तो उसको डिप्रेशन भी कहते हैं। ग्रोथ क्यों होती है? ये नेचुरली हमने देखा कि दुनिया में कुछ भी कर लो, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में यही होता है। आप कोई भी पॉलिसी बनाएं लेकिन इकोनॉमी इस तरह से मूव करती है, तो आपको जिस वक्त आप जीडीपी आपका इस सेक्टर में होता है, पॉजिटिव सेक्टर में होता है, ग्रोथ के सेक्टर में होता है, बूम की तरफ जा रहा होता है, आप उस वक्त से फायदा उठाते हैं। और जिस वक्त आपका स्लम की तरफ जा रहा होता है, उसको उससे बचने की पॉलिसी बनाते हैं। जाना तो है नहीं, ये इतना ऊपर जाने का आपके पास ऑप्शन नहीं होता, ये नेचुरल फ्लो है। आप चाहते हैं ये डिस्टेंसेस मिनिमाइज हो जाएं, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी स्टेबल चले, सस्टेनेबल हो, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या क्या फायदे हैं फटाफट मिनटों में हम बता सकते हैं। नंबर वन, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, पैसे ज्यादा पीछे ज्यादा आएंगे। जब बारिश ज्यादा होगी तो पानी ज्यादा आएगा ना भाई। जब ग्रोथ होगी तो वेलफेयर होगी, ग्रोथ होगी पैसे ज्यादा आएंगे, गवर्नमेंट खर्च कर सकेगी, और जीडीपी बढ़ाने की पॉलिसीज क्या है? डिमांड साइड पॉलिसीज भी है, सप्लाई साइड पॉलिसी भी है। गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर लोगों के ऊपर खर्च करे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए, ट्रेनिंग बढ़ाए, सप्लाई साइड पॉलिसी हो गई। गवर्नमेंट अपने अखराजात जो ऐसे करे कि कंजम्पशन बढ़ जाए तो डिमांड साइड जीडीपी ग्रोथ हो जाएगी। गवर्नमेंट ने टिश्यू पेपर खरीद लिया 10 लाख, जीडीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। कंजम्पशन बढ़ा के भी गवर्नमेंट खर्च कर सकती है, जीडीपी बढ़ा सकती है, सप्लाई साइड बढ़ा के भी बेहतर कर सकती है। यही इंटरेस्ट रेट कम करके भी जीडीपी ग्रोथ हो सकती है। तो अगेन सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों पॉलिसीज मौजूद हैं, फिस्कल पॉलिसी भी और मॉनेटरी पॉलिसी भी। एक सवाल है एम्प्लॉयमेंट क्या होती है भाई? तो जरा फटाफट जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए। अब हम एम्प्लॉयमेंट पे आ गए भागते भागते। भाई अगर कोई ऐसा बच्चा ये वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, जिसने कोर्स पूरा नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ आप पहले कोर्स करके आएँ, क्योंकि जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं आपको चीज़ें समझाना चाह नहीं रहे हम तो रिवीजन कर रहे हैं, चीज़ें आपको समझ में आई हुई हैं इस वजह से। तो कोई गलती से लड़खड़ाता हुआ यहाँ आ गया तो भाई आप यहाँ पे ना चलें, आपको अगर कोर्स करना है तो आप जी, जिनका कल पेपर है वो आज ही सुन सकते हैं जी। अब बताइए जी, जीडीपी अनएम्प्लॉयमेंट को जो है वो कैसे मेजर किया जाता है? तो अनएम्प्लॉयमेंट मेजर में सबसे पहले तो आप निकालेंगे वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है आपकी। वर्किंग पॉपुलेशन क्या होती है भाई? सुन रहे हैं भाई? क्या सारी पॉपुलेशन आपकी लेबर फोर्स में काउंट होती है? क्यों?
जो जो काम करना नहीं चाहते, जो काम कर नहीं सकते, जो काम करने की एज के नहीं है, उनको वो लेबर फोर्स में कैसे शामिल करें? तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन भी होती है, अनविलिंग पॉपुलेशन भी होती है। तो ऐसे लोग जो इकोनॉमिकली एक्टिव हों वो लेबर फोर्स का पार्ट बनते हैं। वो पार्टिसिपेशन रेट आप निकाल सकते हैं कि आपकी पॉपुलेशन में कितने परसेंट लोग लेबर में पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिव लेबर फोर्स में। हमारे मुल्क में जो हिसाब किताब लगाते हैं कि कितनी एम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में है, तो सेक्टर वाइज भी लगाते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी है, आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितनी है, सर्विसेज सेक्टर में कितनी है। एम्प्लॉयमेंट में फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट का हिसाब भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता। पाकिस्तान में इतना कोई खास पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट का हिसाब किताब नहीं होता। वो लोग अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं, सुनिए सुनिए, वो लोग अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉय होना चाहते हैं, फिर भी उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही। जी, और उसका फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड अपॉन टोटल पॉपुलेशन अपॉन वर्किंग फोर्स, वर्कफोर्स। ये अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला है। अब अनएम्प्लॉयमेंट की क्या क्या वजूहत होती हैं, क्यों लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं? सबसे पहले तो बहुत छोटी सी जो जिसको हम कहते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी तो रहेगी। उसके कुछ छोटे छोटे रीज़न है, जैसे कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, होती है। भाई गंदम की कटाई का जिस मुल्क में सीजन है, जहाँ में गंदम होती है, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। गंदम की कटाई सीजन में, गंदम की कटाई खत्म हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी बढ़ेगी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। आम का मौसम आ गया, आम की सेल परचेज के लोग बढ़ गए, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई। चला गया, थोड़ी सी बढ़ गए, ये सीजनल है, ठीक है। तो ये सारी अनएम्प्लॉयमेंट, एक बंदा जॉब छोड़ रहा है, अभी उसको दूसरी जॉब करनी है, मिल जाएगी, लेकिन एक महीने के लिए अनएम्प्लॉयड है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। इकोनॉमी के अंदर ये छोटी मोटी अनएम्प्लॉयमेंट तो रहती ही हैं। मसला उन अनएम्प्लॉयमेंट का है, अच्छा बिजनेस साइकिल की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट आती है। भाई बिजनेस का बूम ही नहीं आया हुआ, नीचे जा रहा है बिजनेस, सभी बिजनेस नीचे जा रहे हैं, तो थोड़ी सी मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी। इसको सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, साइकिल्स की वजह से आने वाली। जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक अनएम्प्लॉयमेंट है, जिससे लड़ा जाता है, वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? किसी बड़े मसले की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया, अब आपके बंदे जो है मार्केट को प्रोडक्ट नहीं बना के दे सकते जो मार्केट को चाहिए, तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। हमारी मार्केट में ट्रेड यूनियन इस तरह की हैं, लोग एम्प्लॉय नहीं हो पा रहे, अगर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। गवर्नमेंट ने इतने सख्त रूल्स बनाए हुए हैं, इससे कम उम्र ये नहीं कर सकता, इसके बाद यूँ नहीं हो सकता, स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड है। मिनिमम वेज लॉ बहुत सख्त है, जिसकी वजह से लोग एम्प्लॉय नहीं कर रहे, स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयमेंट है। इमोबिलिटी है, लोग जा ही नहीं सकते जॉब की जगह पे, जॉब ज़्यादा वहाँ निकल रही है जहाँ लोग जा नहीं सकते, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, जोग्राफिकली ऑक्यूपेशनली लोग अनएम्प्लॉयड हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट की क्या क्या कॉस्ट होती है? सबसे पहले तो बंदे के पास पर्सनल कॉस्ट होती है कि भाई उसका घर नहीं चलता। अब इसके बारे में तो आप पूरा मजमून लिख सकते हैं। उसकी फिजिकल कॉस्ट भी होती है ना, जब एक बंदा काम नहीं कर रहा तो वो जीडीपी में अपना हिस्सा नहीं डाल रहा, तो हमारे मुल्क में तो नहीं ले रहा, लेकिन दुनिया में ले रहा होता है गवर्नमेंट से पैसे, तो उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट भी है। हाँ, इनकम सपोर्ट में चला गया। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम होगी भाई? सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट जिस वजह से है, उस वजह से ही को डील करके कम होगी। अगर सिक्लिकल या फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट है, तो उन फ्रिक्शन को कम कर दें, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। स्ट्रक्चरल है तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर दें भाई लोगों की, लोगों को नया नया टूल सिखा दें, तो अनएम्प्लॉयमेंट दोनों तरह से कम होती है। मॉनेटरी पॉलिसी से भी सप्लाई, यानी डिमांड साइड से भी और सप्लाई साइड से भी। जरा ये देखिएगा उरूज बाजी, ये मुल्क की सप्लाई है, मुल्क की डिमांड है। सबाबाजी, उरूज बाजी, प्लीज ये देख लें। अनएम्प्लॉयमेंट कम करने का एक तरीका, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, सब मॉनेटरी पॉलिसी नहीं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, लॉन्ग रन मैक्रो इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। अब आपको अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, इससे अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम होगी? डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? फिर ज़्यादा प्राइसेस होंगी, तो उसकी वजह से लोग ज़्यादा चाहिए होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी।
अनइंटरेस्टेड डिमांड से प्राइस ऊपर जाएगी। इसी तरह से गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्पेंडिंग कर दी कि जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गई, ऑटोमेटिकली लेबर की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लेबर की डिमांड एक डिराइव डिमांड है, तो आप अपने गुड्स एंड सर्विस की डिमांड बढ़ा दें, लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। दूसरा तरीका ये देखो कि प्राइस बढ़ाए बगैर भी स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट से बचा जा सकता है, लेबर की सप्लाई बढ़वा दो किसी तरह से, उससे प्राइस भी कम हो जाएगी, जीडी बढ़ जाएगा। वो कैसे होगी? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करो, ट्रेनिंग करो, डेवलपमेंट करो, एजुकेट करो। भाई कितनी सारी, तो पीछे कितनी बातें हैं। यहाँ से वहाँ तक रोडें अच्छी बना दो, लोग कहेंगे यार बड़ा सस्ता पड़ रहा है, यहाँ से ड्राइवर्स की इंफ्रास्ट्रक्चर से सप्लाई बढ़ जाती है। अगला सवाल है कि इन्फ्लेशन क्या होती है? जनरल एंड परसिस्टेंट राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्फ्लेशन। क्या बोला मैंने? दोबारा बोलिएगा आप लोग, साथ बोलें गुड बच्चों, साथ। जनरल एंड परसिस्टेंट, नहीं दोबारा, जनरल एंड परसिस्टेंट राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का इन्फ्लेशन। ठीक है, यानी क्या मतलब? वो एक चीज महंगे होने को इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। जनरल, अक्सर चीजें महंगी हो, परसिस्टेंट और एक दिन के लिए महंगी हो कि आप इतना चली जाए बल्कि महंगी ही रहे, तो इन्फ्लेशन कहलाएगी। तो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के कई तरीके हैं। इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने का एक तरीका है कि कंज्यूमर गुड्स की एक बास्केट बनाई जाए और हर महीने उसकी, हर हफ्ते उसकी प्राइसेस को चेक करने के पहले से कितनी बढ़ी। इसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। लोगों की कंजम्पशन बास्केट, ये हर मुल्क की अलग अलग हो सकती है कि इस बास्केट में क्या क्या गुड्स डालेंगे अब्दुल्ला भाई। सीपीआई हर मुल्क की अलग अलग हो सकती है, लेकिन नॉर्मली इसमें वो गुड्स डाले जाते हैं जो लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जिनकी कंजम्पशन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। ठीक है, हमने पूरा सीपीआई बना के कैलकुलेट करना सीखा था और ये भी देखा था कि हर साल को पिछले साल से कैलकुलेट नहीं करते, बल्कि एक बेस ईयर बनाते हैं, उस बेस ईयर से हर साल को कैलकुलेट करते हैं कि कितनी महंगाई हो गई। ठीक है, पहले साल की सीपीआई और दूसरे साल की सीपीआई को देख के हम बता सकते हैं कि बेस ईयर के मुकाबले में कितने आ गए। इन्फ्लेशन से क्या फ़ायदा होता है? इन्फ्लेशन से पता चल जाता है कि इकोनॉमी में चीज़ें महंगी ज़्यादा हो रही हैं या वाकई जीडीपी बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन से एक फ़ायदा होता है कि वाकई जीडीपी बढ़ा या महंगाई हुई खाली। इन्फ्लेशन से एक फ़ायदा हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि आपकी तनख्वाह किस रेट से बढ़नी चाहिए, इंडेक्सेशन हो जाती है, इस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो इस रेट से तनख्वाह बढ़ाओ। ठीक है, प्राइस डिफ्लेटर यानी रियल जीडीपी कैलकुलेट करने में हेल्प मिलती है। इंडाइसिस के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इंडाइसिस बनाता कौन है? इन्फ्लेशन कैलकुलेट कौन करता है तो भाई? गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट का क्या मोटिव होगा? इन्फ्लेशन कैसी दिखे? कम। तो जब इंडाइसिस बनाते हैं तो उसके अंदर आप ये सोच सकते हैं कि एक्चुअली प्राइस तो इतनी बड़ी थी, इस साल वाले साल से मुकाबला करने के बाद इस वाले साल को बेस ईयर ले लो। तो गवर्नमेंट कैलकुलेशन मेथड्स में इस तरह का तरीका इख्तियार कर सकती है, इससे इन्फ्लेशन कम नजर आए। इन्फ्लेशन होती क्यों है? तो ये लो भाई, इन्फ्लेशन होने की सबसे बड़ी वजह मैंने बताई थी, मैंने पूरा कोर्स पढ़ाया था, आपको पूरा चैप्टर तफसील से बताया था। सबसे बड़ी वजह इन्फ्लेशन की जो है वो एक्सेस मनी सप्लाई है। जब उतने ही सामान बन रहा था जितना पिछले साल बना है, इस साल कीमत क्यों ज्यादा है? टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स विल क्रिएट इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन की सबसे बड़ी वजह एक तो एक्सेस मनी सप्लाई है। ठीक है, दूसरी बड़ी वजह इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है। ये क्या बात हुई? आपके मुल्क में बहुत सारी प्रोडक्शन डिपेंडेंट है बाहर के मुल्कों की प्रोडक्शन पे। अब बाहर महंगाई होगी, आपके यहाँ भी महंगाई हो जाएगी। ठीक है, इन्फ्लेशन की एक बहुत बड़ी वजह, जी इंपोर्टेंट इन्फ्लेशन कहते हैं। तो हम इन्फ्लेशन को इसलिए दो तरह के टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। सुन लो भाई यार तुम लोग, अब इन्फ्लेशन को हम दो तरह से कैलकुलेट करते हैं। एक हमारी डिमांड पुल होती है। अब ये हम टेक्निकल में चले गए, असल वजह तो मैंने यहाँ बता दी आपको, ठीक है ना, और मजीद भी कुछ वजूहत हैं, लेकिन मैंने मेन सबसे बड़ी रीज़न बता दी कि जब मनी सप्लाई बढ़ती है ना तो इन्फ्लेशन असल में उसकी वजह से होती है। खैर, मनी इन्फ्लेशन बढ़ने की एक वजह को हम क्लासीफाई ऐसे करते हैं कि डिमांड पुल होती है, दूसरी कॉस्ट पुश होती है। अगर लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी तो देखें ना, ये देखें डिमांड बढ़ा दो,
इन्फ्लेशन बढ़ गई। ये देखिए नज़र आ रहा है आपको, P1 से P2 हो गई, प्राइसेस ऊपर चली गई। ये आपको बहुत बहुत आसान लगना चाहिए, देख देख के ना बहुत इजी लगना चाहिए कि हाँ बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। इसी तरह से कॉस्ट पुश के साथ क्या होता है, ये देखें, सप्लाई कम कर दो, इन्फ्लेशन बढ़ गई, P1 से P2, S1 से S2, ठीक है। तो हर वो वजह जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी उसकी वजह से इन्फ्लेशन होगी, हर वो वजह जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ेगी उसकी वजह से इन्फ्लेशन होगी। तो उसमें इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी शामिल है, उसके अंदर जो है वो टैक्सेशन की वजह से भी इन्फ्लेशन होती है, उसकी वजह से जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से भी इन्फ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन होती है नहीं, इंटरेस्ट रेट कम होने से इन्फ्लेशन होती है, क्योंकि डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन का नतीजा क्या निकलता है, इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकलता है, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। पहले जितना खर्च कर सकते थे अब उसी अमाउंट में पहले से कम सामान आ रहा होता है, बहुत बड़ा मसला है। फर्म्स को महंगा पड़ता है, इन्फ्लेशन होती है, बार बार प्राइसेस चेंज करनी पड़ती है, उनके ऊपर नुकसान होता है। एक्सपोर्ट की कंपेटिटिवनेस खत्म हो जाती है, आप महंगा गुड्स बना रहे हैं, कहाँ बिकेगा, बाहर वाले कहाँ खरीदेंगे। इकोनॉमिक अनसर्टनिटी हो जाती है, लोग गरीब से गरीब तो हो जाते हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं बेचारे, वहाँ जाके सो जाते हैं। इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी जब प्राइसेस नीचे आएंगी। तो आप देख लो भाई डिमांड सप्लाई का बना हुआ है। हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का एक तरीका है कि डिमांड कम कर दो, यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, है ना। गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर कट कर ले, डिमांड कम हो जाएगी उससे। तो ये हमारे यहाँ दो बड़े बुनियादी तरीके हैं इन्फ्लेशन कम करने के। इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन नीचे चली जाती है, क्योंकि डिमांड कम हो जाती है। गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर भी डिमांड नीचे चली जाती है, इसकी वजह से कि इन्फ्लेशन कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन इन्फ्लेशन कम करने का ज़्यादा बेहतर तरीका क्या है, ये देखो, अगर प्राइसेस ऊपर हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीका है कि इसको नीचे ले आओ, इससे जीडीपी भी बढ़ेगा और इन्फ्लेशन भी कम होगी। इन दोनों केस में जीडीपी भी कम हो रहा है, इन्फ्लेशन कम हो रही है। इस केस में जीडीपी बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन कम हो रही है। ये कौन सा तरीका है, सप्लाई साइड पॉलिसी है। लेकिन इनका इफेक्ट कब होता है, इनका इफेक्ट देर से होता है। सप्लाई साइड पॉलिसी याद रहे ना क्या है, हर वो चीज़ जो प्रोडक्शन को बढ़ाएगी वो सप्लाई साइड पॉलिसी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। अच्छा जी, इन्फ्लेशन का बढ़ना और इन्फ्लेशन का कम होना एक चीज़ है, जैसे कि एक है इन्फ्लेशन, एक है डिसइन्फ्लेशन और एक है डिफ्लेशन। तीनों में क्या फर्क है, नहीं पड़ी। डिसइंफ्लेशन मतलब पहले चीजें एक चीज 10 की थी बेस ईयर में, अगले साल 20 की हुई, अगले महीने 20 की हुई, फिर उससे अगले महीने 18 की हो गई, ये डिसइन्फ्लेशन है। लेकिन एक चीज 10 की थी अब वो 8 की हो गई, ये डिफ्लेशन हो गई। डिफ्लेशन से क्या होता है, डिफ्लेशन से क्या होता है, डिफ्लेशन से नुकसान होता है, प्रोड्यूसर को इंसेंटिव नहीं मिलता, कहते हैं कि यार ये तो मैं जितने की बना रहा था उससे बहुत कम के पैसे मिल रहे हैं, तो बहुत नुकसान हो रहा है मुझे। ओवरऑल इकोनॉमी में जीडीपी कम हो जाता है डिसइन्फ्लेशन के रियल टर्म्स में आ रहा है ना, जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी स्लम्प में जाती है, ठीक है। तो हमारा यूनिट 4 ख़त्म हुआ और यूनिट 5 की हम बात करेंगे। कितने मिनट की वीडियो हुई तो एक मिनट देख लें, अभी है टाइम, तो हम यूनिट 5 इसके साथ ही लपेट लेते हैं। लपेटना समझते हैं ना आप लोग। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा अगला कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है कि भाई मुल्क को जो है वो डेवलप करने के लिए हमें जो है वो मज़ीद चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। सिर्फ जीडीपी ग्रोथ काफ़ी नहीं है, सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट कम करना काफ़ी नहीं है, सिर्फ इन्फ्लेशन कम करना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इकोनॉमीज़ की डेवलपमेंट के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। तो हम उसमें कहते हैं कुछ इकोनॉमीज़ डेवलप्ड हैं, कुछ इकोनॉमीज़ डेवलपिंग हैं, कुछ इकोनॉमीज़ लीस्ट डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड हैं, ठीक है। तो डेवलप्ड, अब ये इंटरचेंज वर्ड्स हैं और इसमें लाइन बड़ी ब्लर है। डेवलप्ड तो क्लियर है, डेवलप्ड तो क्लियर है, बीच वाले जो है ना ये कौन से हैं, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड या लेस डेवलप्ड, और एक है लीस्ट डेवलप्ड, ठीक है। तो जाहिर है जो डेवलप है और जो लेस डेवलप है उसके अंदर सबसे बड़ा फर्क क्या होगा, सबसे बड़ा फर्क किस चीज़ का होगा, सबसे बड़ा फर्क किस चीज़ का होगा, सबसे बड़ा फर्क होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, सबसे बड़ा फर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा। उसके बाद उनके जीडीपी के साइज का होगा, उसके बाद उनके लोगों की डिस्पोजेबल इनकम का होगा, कि साइज तो छोटा है लेकिन डिस्पोजेबल इनकम कैसी है। तो अगर आप देखें तो आपको बड़े
डेवलप्ड इकोनॉमीज और अंडर डेवलप्ड या लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज में जो डिफरेंस मिलेंगे, आमतौर पे बड़ी इकोनॉमीज जो है वो इंडस्ट्रियल और टर्शरी सेक्टर में जा चुकी होती हैं, और जो डेवलपिंग या लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो किस में होती हैं, प्राइमरी। अब आपसे पूछूंगा आरम भाई, अब आपने जवाब देना, माइक भी आपको पकड़ा रहा हूँ मैं। ये बताइए कि और क्या क्या फ़र्क आपको मिलेंगे डेवलप्ड और लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। ज़रा मैं बोल बोल के थक गया ना, दूसरे लोग भी तो बोले भाई। आरम भाई माशाल्लाह, आप पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क में गए? पाकिस्तान के अलावा कहीं और जाना हुआ आपका? जी सर। जी, तो आप बता सकते, आप किसी डेवलप कंट्री में गए, मसलन यूएस में गए, तो यूएस में पाकिस्तान में क्या फ़र्क आप देखते हैं इकोनॉमी के हिसाब से? देखें क्या नज़र आता है आपको फ़र्क? वहाँ पे क्या ज़्यादा है, यहाँ पे क्या कम है, यहाँ पे क्या ज़्यादा है, वहाँ पे क्या कम है? लिविंग स्टैंडर्ड। ओके, तो हम उसको इनकम से कह लेते हैं फ़िलहाल, लोगों की इनकम ज़्यादा है वहाँ पे, यहाँ पे लोगों की इनकम कम है। और वहाँ पे इंडस्ट्री बड़ी बड़ी है, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत जो बनती हैं उनको गाड़ियाँ नहीं कह सकते हैं। अच्छा, और वहाँ का हेल्थ केयर और यहाँ का हेल्थ केयर, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का अच्छा होगा, वो लोग इंडस्ट्रियल ज़्यादा होंगे, हम एग्रीकल्चर ज़्यादा होंगे, या तो इंडस्ट्रियल होंगे या सर्विस सेक्टर वाले होंगे, हम एग्रीकल्चर पे ज़्यादा बेस कर रहे होंगे, वो एक अलग बात है। और उनकी एजुकेशन का लेवल हमसे बेहतर होगा, उनकी हेल्थ केयर का लेवल हमसे बेहतर होगा, उनकी यहाँ फैक्टर्स की प्रोडक्टिविटी हमसे ज़्यादा होगी, उनके यहाँ एक लेबर ज़्यादा बनाता होगा, हमारे एक लेबर कम बनाता होगा, उनके यहाँ सेविंग कम होगी, कंजम्पशन ज़्यादा होगी, हमारे यहाँ जो है वो बोरोइंग हमारे भी काफ़ी हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारे पास जो इंस्टीट्यूशंस फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे पास कम होंगे, उनके पास ज़्यादा होंगे, इसलिए उनके यहाँ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ अलग अलग होती है, उनके यहाँ पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ती है, हमारे यहाँ हल्की हल्की बढ़ती है, नहीं इसका उल्टा है, हमारे यहाँ तेज़ी से बढ़ती है। डेवलप, ये अजीब बात है कि जो डेवलप हो जाते हैं उनकी पॉपुलेशन स्लो हो जाती है। देखिए ना, आप लियारी के पॉपुलेशन ग्रोथ देख लें और डिफेंस की देख लें, पर हाउस होल्ड में जाके देख लें, एक घर में कितने बच्चे पैदा होते हैं, तो डिफेंस डेवलप्ड एरिया है तो वहाँ पे कम बच्चे पैदा होंगे। लियारी, ओके, यही तरह से इनकम की डिफरेंस हो गया। दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो कि हम काउंट कर सकते हैं। अब ये बताइए कि लिविंग स्टैंडर्ड, आपने कहा कि उनका ज़्यादा है, तो लिविंग स्टैंडर्ड कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो लिविंग स्टैंडर्ड मैंने कहा था ना, इनकम से ही देख लेते हैं, और भी कुछ है इनकम देखने के लिए, जीडीपी पर पर्सन देख लेते हैं, जीडीपी पर कैपिटा। उसके अलावा आपके पास एक बहुत लंबी लिस्ट है कि हॉस्पिटल कितने अवेलेबल हैं, एक बेड कितने मरीजों के लिए, पॉपुलेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल, नहीं, हाँ, नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल, तो कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने स्कूल्स हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितनी इंडस्ट्री है, ठीक है। तो HDI, इसके लिए हमने बनाया, एक इंडेक्स बनाया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये हमने ही बनाया था, कैसे मज़े की बात है ना, पाकिस्तानी ने बनाया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो ये देखता है कि इस मुल्क के ओवरऑल हालात, सिर्फ पैसे ही नहीं, ओवरऑल हालात कैसे हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काउंट होते हैं, और उनमें कौन कौन से फैक्टर हैं, उसमें हॉस्पिटल भी है, उसमें एजुकेशन भी है, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच भी शायद है गालिबन, उसके अंदर जो है वो आपको जो है वो इनकम भी है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी है, उसके अंदर एजुकेशन भी है, उसके अंदर जो है वो टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारी चीज़ें काउंट करते हैं। तो हमें पता है कि दुनिया में ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज़ में कौन कौन से ज़्यादा डेवलप्ड हैं। जी, ये आज की रिपोर्ट नहीं है, बहरहाल आज कुछ इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यही तरह से उसका बिल्कुल उलट देखते हैं, डेवलपमेंट का उलट देखते हैं, तो पॉवर्टी क्या होती है? पॉवर्टी को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। हम कोर्स की बुनियादों पर डिफ़ाइन करते हैं कि दुनिया ने कहा कि भाई जो बंदा अपने बेसिक डे टू डे लिविंग नहीं मीट कर पाएगा, वो पुअर है, उसका कोई तो स्टैंडर्ड होगा। तो एक रेट ये है कि जो $3.10 से कम कमाता है, ये बात 2016 की है, जो $3.10 से कम कमाता है पर डे, वो एक्सट्रीम पुअर है। जो $3 से ज़्यादा, लेकिन सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, जो $1.9 से कम कमाता है वो एक्सट्रीम पुअर है, जो $1.9 से थोड़ा ज़्यादा और 3.10 तक कमाता है वो मॉडरेट पुअर है, और उसका दायरे गुजारा करना मुश्किल होगा। इसी तरह से पुअर होने को आप दूसरी चीज़ों से मैच कर सकते हैं, उसका कैलोरी इनटेक पूरा हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, उसके बच्चे कितना खाना खा रहे हैं, उसको साफ पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा,
ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, इतने पैसे जिसके पास कम है तो पुअर है। एक रिलेटिव पॉवर्टी भी होती है। रिलेटिव पॉवर्टी का क्या मतलब होता होगा? रिलेटिव, मुकाबले में तो नेसेसिटीज। जैसे कि अमेरिका में बहुत से लोग अपने आप को पुअर समझते हैं। वो कहते हैं यार दूसरे हमसे इतने ज़्यादा अमीर हैं इसलिए हम अपने आप को गरीब समझते हैं। वो हमसे ज्यादा नहीं। यार मैं सिर्फ साल में 3 दफ़ा ही जाता हूँ, रिलेटिवली पुअर। पुअर हुआ ना। हम तो एकदम भी नहीं जाते। एक दो साल। आप तो मतलब मर चुके हैं, आप मर चुके हैं। उसके लिए बिलो एक दफा जाते हैं यार। सब जाते हैं ना। मैं भी। एक दफा तो भी नहीं गया। दुनिया में बहुत से लोग जो हैं वो बहुत पुअर हैं, और उसका भी एक इंडेक्स बना हुआ है, पॉवर्टी इंडेक्स, दुनिया में कहाँ कहाँ कौन कौन किस चीज़ पे पुअर है। एक जनरल बात करें तो आपको पुअर कंट्रीज़ के अंदर क्या मिलता है? बिजली महंगी होती है, नहीं होती है, सैनिटेशन का इंतजाम कम होता है, ड्रिंकिंग वाटर साफ़ नहीं होता, ज़मीन जो है वो कच्ची होती है, खाने पकाने के लिए गैस या इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल कम होती है, सवारी नहीं। सामान ज़्यादातर जो है वो लोगों के पास चीज़ें नहीं होती, बेसिक चीज़ें नहीं होती ज़रूरत की, स्कूलिंग कम हो पाती है, अटेंडेंस नहीं होती स्कूल में, न्यूट्रिशन कम होती है, चाइल्ड मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। कुछ फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि इस मुल्क ये पुअर मुल्क है, ओवरऑल मुल्क दूसरे से पुअर है। ये क्या था? ये बस। जब आप पुअर मुल्क में होते हैं तो आपके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, लैक ऑफ एजुकेशन होती है, लो वेजेस होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, Lack of nutrition। डिसेबिलिटी और इल हेल्थ ज़्यादा होती है, क्लाइमेट चेंज की वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होती है। जब आपके पास रिसोर्सेज कम होते हैं लड़ाई तभी ज़्यादा होती है, वॉर ज़्यादा होती है, करप्शन करप्शन बहुत होती है। तो हो या ना हो, तब दोनों हिस्सों में होती है। पाकिस्तान में था। पॉवर्टी कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमिक ग्रोथ करनी पड़ेगी तो पॉवर्टी कम होगी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर करनी पड़ेगी, क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर करनी पड़ेगी, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाना पड़ेगा, और इनडायरेक्ट टैक्स कम करने पड़ेंगे, वेलफेयर सर्विसेज शुरू करनी पड़ेंगी। ये सारे काम करेंगे तो पॉवर्टी आपकी कम हो जाएगी। पूरी दुनिया हेल्प कर रही है कि जो लोग ज़्यादा गरीब रह गए हैं बेचारे उनकी मदद की जाए। तो पूरी दुनिया में फूड सपोर्ट प्रोग्राम चलते हैं, जगह जगह से लोग एक दूसरे को एड देते हैं, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोग्राम चलते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम चलते हैं, डेट रिलीफ प्रोग्राम होता है। डेट रिलीफ का मतलब क्या है? आपने कर्जा ले लिया था, आपसे उतर नहीं रहा, चलो थोड़ा कम कर देते हैं, माफ़ नहीं करेंगे, थोड़ा कम कर देंगे या थोड़ा डिले कर देंगे, बाद में दे देना। इसी तरह से पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, पॉपुलेशन की बात करें तो पूरी दुनिया में पॉपुलेशन ग्रोथ के मुख्तलिफ ट्रेंड्स हैं, और उन ट्रेंड्स की वजह से हम पॉपुलेशन पिरामिड बनाते हैं। पॉपुलेशन के चेंज क्यों होता है? बच्चे ज़्यादा पैदा हो जाएं, इमिग्रेशन ज़्यादा हो जाए, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, बच्चे लोग मर ज़्यादा जाएं या एमिग्रेंट हो जाएं तो पॉपुलेशन कम हो जाती है। तो टोटल नेट माइग्रेशन देखी जाती है, बर्थ रेट देखे जाते हैं, इन चीज़ों को मिला के पॉपुलेशन देखी जाती है। ये बताइए, क्वेश्चन ये है कि मुख्तलिफ मुल्कों में पॉपुलेशन बर्थ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट या बर्थ रेट मुख्तलिफ पॉपुलेशन मुल्कों में अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? लिविंग स्टैंडर्ड जिन लोगों में अच्छा होता है वहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा होने का चांस है लॉजिकली, क्योंकि वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी कम होगी। लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड कम होने से लोगों की इनकम कम होती है, इसकी वजह से लोग कहते हैं कि हमें एक घर में ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा कमा लेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगर अवेलेबल होंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी। अगर रिलीजन और कस्टम इंगेज होगा तो जल्दी मैरिज होगी। रिलीजन इंगेज होगा तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं करेंगे। अगर फीमेल एम्प्लॉयमेंट होगी तो शादी देर से होगी, बच्चे कम होंगे। जल्दी शादी होगी या शादी होगी तो बच्चे होंगे, शादी ही नहीं होगी तो फिर बच्चे भी नहीं होंगे। डेथ्स कंट्रोल कर लेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी। अच्छा जी, अब नेट माइग्रेशन होगी तो पॉपुलेशन बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। क्या पॉपुलेशन का बड़ा होना मसला है? अभी इंडिया ने आपको बताया कि पॉपुलेशन के बड़ा होने से कितना फ़ायदा है। पॉपुलेशन का बड़ा होने का या कम होने का मसला नहीं है, पॉपुलेशन का मसला है कि आप अपने रिसोर्सेज की डेवलपमेंट के हिसाब से अपने पॉपुलेशन को देखो। अगर पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और रिसोर्सेज को भी आप फ़ायदा उठाते, रिसोर्सेज भी डेवलप करते जा रहे हो, तो फिर तो आपसे बेहतर कोई नहीं है। पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और रिसोर्सेज भी डेवलप हो रहे हैं, फिर आप ज़बरदस्त जा रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन रिसोर्सेज उतने हैं तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, इसलिए आप उस पर काम करें। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर पे सवाल आते भी हैं, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर पे एमसीक्यूज बहुत ही आते हैं।
तो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर का जो पिरामिड जो है, पॉपुलेशन पिरामिड आपको समझ में आना चाहिए अच्छी तरह से, ज़रा वो समझाना तो नहीं है मुझे, वैसे तो एक नज़र आपको बता दूंगा। ये पॉपुलेशन पिरामिड ये बता रहा है कि कम उम्र लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादा उम्र के कम हैं। ये कभी कभी एब्सोल्यूट नंबर्स में लिखा होता है, देखें ट्रिक जो करते हैं वो ऐसे करते हैं कि यहाँ पे कभी नंबर्स लिखे होते हैं मिलियंस में, कभी यहाँ पे परसेंटेज लिखी होती है। तो ये ध्यान में रखिएगा क्लियर कि इस वक्त परसेंटेज लिखी हुई है और नंबर्स मिलियन में लिखे हुए हैं। आपको पता है कि ये एक डेवलपिंग लेस डेवलप कंट्री का पॉपुलेशन पिरामिड है और ये एक डेवलप कंट्री का पॉपुलेशन पिरामिड है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्योंकि डेवलप कंट्री के अंदर बच्चे कम पैदा हो रहे हैं और डेवलपिंग कंट्री में बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या क्या होगा, आपको बताया कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो अब पॉपुलेशन शॉर्टेज का शिकार होते चले आ रहे हैं, क्योंकि उनके नए बच्चे नहीं आ रहे, पुराने ही बच्चे चल रहे हैं अभी तक तो उसकी वजह से उनकी एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है। जो अब नेक्स्ट जनरेशन, अभी मैंने थोड़े दिन पहले भी हम देख रहे थे कि एक दो चैनल ऐसे हैं जो पोलैंड के, इधर के, यूरोप के कुछ चैनल्स भी आते हैं टीवी पे, तो उनके एड्स जो होते हैं, मेजॉरिटी एड्स जो किसी के कमर का दर्द, इसका दर्द, उसका दर्द, वहाँ पे जब ऐड चलाते हैं तो जो जो फिगर दिखाते हैं आपको, जो शख्स दिखाते हैं उस ऐड में, वो ज़्यादा एज का दिखाते हैं। ऐड में शख्स वो दिखाया जाता है जो आपको रिप्रेजेंट करता हुआ लगता है ना। हमारे यहाँ ऐड में ज़्यादा यंग दिखाया जाता है, वहाँ पे ऐड में ज़्यादा मिडिल एज 40+ लोग दिखाए जाते हैं। ठीक है जी, तो पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज से हमने डिस्कस किए। और आखिरी बात ये, उम्मीद है कि इसी पे हम निपटा सकते हैं, वो है इंटरनेशनल ट्रेड। चूँकि हम रिव्यू कर रहे हैं तो बहुत फटाफट अल्हम्दुलिल्लाह हम रिव्यू करते करते यहाँ तक पहुँच गए कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या कहती है। इंटरनेशनल ट्रेड ये कहती है कि भाई अगर तुम अगर मछेरे हो तो मछली भी पकड़ोगे और कोकोनट भी तोड़ोगे, तो तुम 10 घंटे में जितनी मछली पकड़ोगे और कोकोनट तोड़ने की कोशिश करोगे वो तुमसे टूटेंगे नहीं, तो थोड़े से तोड़ोगे। आपके पास वर्किंग आवर 10 हैं, आप एक आवर में 10 मछली पकड़ते हैं और एक आवर में एक कोकोनट तोड़ते हैं। तो अगर आपने 5 घंटे मछली पकड़ी तो 50 मछली, 5 घंटे कोकोनट निकाले तो 5 कोकोनट, टोटल आपने 5 फिश और 5 कोकोनट बनाए। मैं एक बंदा हूँ, मैं कोकोनट तोड़ने का माहिर हूँ, मैं 1 घंटे में 10 कोकोनट निकालता हूँ और मैं 1 घंटे के अंदर जो है वो एक मछली पकड़ता हूँ। अब मैंने 5 घंटे कोकोनट तोड़े तो मैंने 50 कोकोनट तोड़ लिए और 5 घंटे में मछली पकड़ी तो 5 मछली पकड़ी। हम दोनों नुकसान में रहे। पूरी वर्ल्ड की फिश पॉपुलेशन, फिश प्रोडक्शन 55 है, पूरी वर्ल्ड की कोकोनट प्रोडक्शन 55 है। अगर मैं आप मिलकर हाथ मिला लेते, मैं कहता भाई आप खाली मछली पकड़ लो, तो आप 100 मछली पकड़ लेते हैं 10 घंटों में, और अगर मैं खाली कोकोनट बना लेता तो मैं 100 कोकोनट बना लेता इसमें। तो फिर हम दोनों कितने खुशहाल होते। मैं 50 कोकोनट आपको देता, 50 मछली आपसे देता, कितने खुशहाल है। तो पूरी वर्ल्ड की प्रोडक्शन उस वक्त 100 मछली और 100 कोकोनट की हो जाती। ये थ्योरेटिकली समझाई गई है बात कि अगर कंट्रीज को खुल के ट्रेड करने का मौका दे दिया जाए और जो जिसमें अच्छा है वो उसको ट्रेड कर ले, तो स्पेशलाइजेशन हो जाएगी कंट्री लेवल के ऊपर, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर ही ग्लोबलाइजेशन कहेंगे इसको, तो पूरी दुनिया के अंदर ही इसकी वजह से ओवरऑल पूरी दुनिया का जीडीपी बढ़ जाएगा। ये छोटी सी मिसाल से बात समझ में आ रही है ना कि इससे पूरी दुनिया का जीडीपी बढ़ने का चांस है। हालांकि ये आसान बात नहीं है, क्योंकि जब आप स्पेशलाइज करोगे तो अब अरम भाई तो अमेरिका से आए हैं, तो अमेरिका में स्पेशलाइज करेंगे। अमेरिका जब स्पेशलाइज करेगा तो टेक्नोलॉजी में करेगा, वो स्पेशलाइज करेगा तो सर्विसेज में करेगा। हम स्पेशलाइज करेंगे तो गंदम में करेंगे, तो हमारी गंदम 50 रुपये की आती है, उसका ओरेकल 50 करोड़ का आता है। तो भाई कैसे होगा मामला? अच्छा, आसान नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्पेशलाइजेशन हमेशा ही फ़ायदेमंद रहेगी। तो इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन के फ़ायदे क्या हैं? आपका आउटपुट लेवल बढ़ जाता है, आपकी एम्प्लॉयमेंट पूरी दुनिया में पूरी दुनिया की एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, पूरी दुनिया की इनकम बढ़ती है। इसका जवाब ये दिया था ग्लोबलाइजेशन की जो हामी है ना, वो ये कहते हैं कि यस ऐसा होगा, लेकिन क्या करेंगे कि फिर हम आपके साथ रेट डिफरेंट तय करेंगे, हम आपको फिर सपोर्ट देंगे। तो मतलब हम बड़ा बाप बन के रहेंगे। हम ये चाहते हैं, हमसे मांगते रहना, हम देते रहेंगे, छुट्टे देंगे ना तो खुले कीप द चेंज करते रहेंगे। तो ये लेकिन पूरी दुनिया का जीडीपी बढ़ने का चांस है, जैसे मैंने दिखाया, पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने का चांस है, इकोनॉमिक ग्रोथ का चांस है। इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ने से आपस में जंगें भी कम हो जाती हैं कि भाई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसको क्या मारूँ मैं, इससे गंदम लेता हूँ, यही मेरे घर का बाथरूम ठीक करता है, इसको क्या मारूँगा, ठीक है ना। तो लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड के डिसएडवांटेजेस भी देखिए लिखे हुए कि बहुत से मुल्कों में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। वो जो चीज़ बनाने में लगेगा वो उसके लोगों को फिर सबको वो सीखना पड़ेगा, और अगर वो उसकी डिमांड कम हो गई तो सब गए। ओवर स्पेशलाइजेशन के चांसेस होते हैं, कंज्यूमर चॉइस लिमिटेड हो जाएगी। आप
सब पूरी दुनिया में एक ही जगह मुल्क मोबाइल बना रहा है बेचारा भाई, फिर हम दूसरा मोबाइल भी चाहिए ना, हमें ख़राब मोबाइल पसंद है, हमें ख़राब चाहिए, टूटी हुई स्क्रीन चाहिए, कर्व स्क्रीन ऐसी टेढ़ी वाली हो, हमें दिल चाह रहा है। स्पेशलाइजेशन एक ही जगह पे हो जाएगी तो फिर चॉइस कम हो जाएगी, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी। आप मोबाइल बनाए, इतने मोबाइल बना रहे हैं हमने अपनी सब मुल्क में, हर जगह से वो एलॉय निकालना शुरू कर दिया, आपके यहाँ एक्सप्लॉइटेशन की वजह से रिसोर्सेज खत्म हो गए। वो भाई सिलिका मतलब चिप बना रहे हैं ना। अच्छा, इस दौरान हम बात कर रहे थे कि मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं उसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें, ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर मल्टीनेशनल कंपनी है। और ये सारी जो हम किताबें आपको पढ़ा रहे हैं ना, इसकी रिसर्च ना वही करवाते हैं, इसलिए हम फ़ायदे की ज़्यादा बात करेंगे, उनके नुकसान की कम करेंगे। अच्छे लोग होते हैं बहुत। जो दुनिया भर में जो कैपिटलिज्म है ना, कैपिटलिज्म का मतलब पैसे वाला सब कुछ करेगा, पैसे वाला यूनिवर्सिटी को फंड करता है, कहता है आप रिसर्च करो, हम पैसे दे रहे हैं रिसर्च, लेकिन उन टॉपिक्स पे करोगे जो हम बता रहे हैं। तो बताओ कितना फ़ायदा है, कितना फ़ायदा होता है, कितना कम नुकसान है बर्गर खाने का। देखो ना, हमने सलाद का पत्ता लगा दिया ना इसमें। अच्छा खैर तो मल्टीनेशनल के फ़ायदे क्या हैं? कंज्यूमर्स को ग्लोबल प्रोडक्ट, ग्लोबल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ट्रेड बैरियर्स खत्म होने की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बच जाती है, सारे मुल्कों में अलग अलग फैक्ट्रियाँ एक ही कंपनी लगा ली, उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बच गई, इसकी वजह से चीपर प्राइस पे लोगों को चीज़ें मिल जाती हैं, अगर इम्पोर्ट करते तो महंगी मिलती हैं। इसी तरह से मल्टीनेशनल जब दूसरे मुल्कों में चली जाती है तो उसको फ़ायदा ये होता है कि वो दूसरे मुल्कों में सस्ते लेबर को एम्प्लॉय कर पाती है, और उसको फ़ायदा होता है कि वो नया कैपिटल नए मुल्कों में जनरेट कर पाती है। एक ही मुल्क में थी, सब उसको जानते हैं, दूसरे मुल्क में कई लोगों ने कहा यार हमें भी चाहिए, तो उन्होंने कैपिटल भी जनरेट करवा लिया, लोगों ने इन्वेस्ट किया उसकी कंपनी के अंदर, अवॉइड ट्रेड ट्रेड बैरियर्स अवॉइड हो जाते हैं, वैरायटी ऑफ गुड्स बढ़ जाती है, नए आइडियाज़ आ जाते हैं कंपनी के अंदर, क्योंकि नई जगह पे गया, नए मुल्कों के नए लोग हैं, उनके नए नए आइडियाज़ हैं, ये वाला फ्लेवर टेस्ट करें, ये वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद जो है वो होस्ट कंट्री के लिए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं मल्टीनेशनल की वजह से, लोकल कंपटीशन आउट हो जाता है, अपने प्रॉफिट वो निकाल के अपने मुल्क में ले जाते हैं, अपनी वो पावर यूज़ करते हैं अपने लिए ज़बरदस्ती सब्सिडी लेने के लिए, या वो प्रेशराइज करते हैं सप्लायर्स को कि सिर्फ हम ही को बेचो, क्योंकि बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, लो वेज इकोनॉमी में जाते हैं तो वहाँ पे लोगों को एक्सप्लॉइट भी करते हैं, ऐसे कितने केस आए ना, चाइना के, बांग्लादेश के, इंडिया के, एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। ठीक है, फ्री ट्रेड के क्या बेनिफिट्स हैं, मैंने अभी आपको बहुत सारे बता दिए। इंटरनेशनल ट्रेड के गेंस जो हैं वो पूरी दुनिया स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा उठाएगी, कंज्यूमर चॉइस बढ़ जाएगी, कंपटीशन बढ़ेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, वर्क फोर्स को अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज मिलेंगे, और इंटरडिपेंडेंट होने की वजह से पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड की अभी अभी बात की कि लो कॉस्ट इकोनॉमीज जो हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, उनकी चीज़ें क्यों खरीदी जाएंगी और कैसे बिकेंगी। जो किसी चीज़ में स्पेशलाइज ना कर पाया वो क्या करेगा, अगर कोई उरूश हुआ तो फिर मुल्क कैसे चलेगा, उसकी कोई स्पेशलाइजेशन ही नहीं है। अगर किसी मुल्क की, भाई आओ हर बंदा सब बनाए, उसने कॉफ़ी बना ली, उसने गद्दा बना लिया, उसने कंप्यूटर बना लिया, उसने टीवी बना लिया। अब उरूश ने कहा कि मैं तो क्या बनाऊँ, बेवकूफ़ बना सकती हूँ। हर कोई बना सकता है ना, वो इसलिए वो बना। तो बाल इसी हवाले से घूम के वापस आते हैं कि जहाँ फ्री ट्रेड की बात की थी वहाँ उसका उलट बात करते हैं। ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ, कोटा, एम्बार्गो, सब्सिडी आप लोगों को बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। तो टैरिफ का मतलब टैक्स लगा दिया, तो कोटा का मतलब क्वांटिटी लिमिट कर दी, एम्बार्गो मतलब आने से ही बंद कर दिया, और सब्सिडी का मतलब तीनों नहीं कर सकते थे, हाथ पंप बंधे हुए थे, अपने इलाके में सब्सिडी दे दी। लेकिन ये सारे जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो आपके अपने मुल्क की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट तो करते हैं, जिसको कहते हैं इन्फेंट इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। इन्फेंट इंडस्ट्री को, हमारे 60-60 साल के पैम्पर पहन के घूम रही है इंडस्ट्री, 60 साल की इंडस्ट्री कब से इन्फेंट है हमारी, बड़ी नहीं हो रही हो, क्योंकि आपने प्रोटेक्शनिज्म किया हुआ है। बुढ़े हो गए, बच्चे हो जाते हैं। हाँ, वो बड़ा वाला पैम्पर पहन दिया, एडल्ट पैम्पर। जो प्रोटेक्शनिज्म है वो हमारी इंडस्ट्री को इनएफिशिएंट बनाता है। भाई हमारी कंट्री बना रहा है वो चीज़ 100 रुपये में, दूसरा बना के 50 में ला रहा है, हमारे वो इन्हें बहुत महंगा, वो सस्ता बेच रहा है, हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अच्छा बेटा 50 रुपये मुझसे डिस्काउंट ले लो। और भाई पहले तो ये बताओ तुम क्यों नहीं 50 में बना रहे, जब वो 50 में बना रहे हैं, सेम कंपोनेंट्स हैं, बल्कि उसके ज़्यादा अच्छे कंपोनेंट्स हैं, तो तुम्हारा क्यों नहीं बन रहा। तो बजाय से कि हम उसको ये कहें, तो हमेशा जो ट्रेड बैरियर्स है ना वो टाइम बाउंड होने चाहिए, कि भाई ठीक है मैं 2 साल के लिए ट्रेड बैरियर्स लगा रहा हूँ, आप 2 साल में अपने आप को ऊपर लेके आओ, वरना दफा हो जाओ यहाँ से। तो ट्रेड बैरियर्स का क्या फायदा है, प्रोटेक्शन ऑफ इनफेक्ट इंडस्ट्रीज, ठीक है।
और ट्रेड बैरियर प्रोटेक्ट करता है सनसेट इंडस्ट्रीज़ को भी। वो इंडस्ट्रीज जो ऑलरेडी अब पता है कि नीचे जा रही हैं तो बिल्कुल ही बंद हो जाएंगी। बस प्रोटेक्ट ही करते रहो लोगों को। स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करता है, भाई ये बंद ना हो जाए, ये बंद हो गए तो हमारे मुल्क में ये नहीं बनेगा। जैसे कि स्टील बनना बंद हो जाएगा, स्टील हमें अपने स्ट्रेटेजी के लिए चाहिए। हाँ, एक अच्छा बात, एक काम कर सकते हैं प्रोटेक्शनिज्म से, डंपिंग को रोक सकते हैं। डंपिंग जैसे होती है, डंपिंग क्या होती है मैंने बताया था अभी, कि कोई मुल्क दूसरे मुल्क में सामान बहुत सस्ता बेचना शुरू कर दे जानबूझ के, कॉस्ट से भी नीचे। उसके लिए आप ट्रेड बैरियर लगा के उसको थोड़ा नॉर्मलाइज कर सकते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो इम्बैलेंस है उसको सही कर सकते हैं, और दूसरे कंट्रीज अगर आप पे ट्रेड बैरियर लगाएं तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेड बैरियर जो है लेकिन बहुत सारे मुल्क पसंद नहीं करते, उसके ऊपर हम बात पहले कर चुके हैं। अब जो मुश्किल टॉपिक बच्चों को लगता है, एक्सचेंज रेट मुश्किल लगता है। एक्सचेंज रेट क्या है, एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी में कितनी है, एक रुपया कितने डॉलर का है, ये तो पूछने गलत हो जाएगा। हिसाब लगाते लगाते इतने डेसिमल लगेंगे कि वो लगेगा नहीं। एक डॉलर कितने रुपए का, ये सही है, 270 280 के दरमियान कहीं चल रहा है आजकल। ये हमने मैनेज फ्लोट किया हुआ है, ठीक है। एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन क्यों आती है, हमारी करेंसी की वैल्यू क्यों बढ़ जाती है, हमारी करेंसी की वैल्यू क्यों कम हो जाती है। अगर नेचुरली देखें पाकिस्तान के अलावा दुनिया में, तो अगर हमारे गुड्स की डिमांड बढ़ेगी ना, एक्सचेंज रेट की डिमांड भी डिराइव डिमांड है। अगर हमारे गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी, हमारा एक्सचेंज रेट ऊपर चला जाएगा। अगर दूसरों की गुड्स की डिमांड हमने बढ़ा दी और हमारी गुड्स की डिमांड उसके मुकाबले में कम हुई तो हमारा एक्सचेंज रेट नीचे चला जाएगा। हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा थी, हमारी एक्सपोर्ट्स कम थी, हमारा एक्सचेंज रेट नीचे जाएगा। हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी, इंपोर्ट्स कम होगी, हमारा एक्सचेंज रेट ऊपर जाएगा। और ये नेचुरली फ्लो करेगा कि देखो ना, अगर आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा थी आपकी इंपोर्ट्स के मुकाबले में, तो आपका एक्सचेंज रेट क्या होगा, आपकी करेंसी की डिमांड बहुत बढ़ गई, आपका एक्सचेंज रेट क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो आपका एक्सचेंज रेट ऊपर जाएगा तो अब बाहर वालों को आपका सामान महंगा लगेगा, जिससे आपकी एक्सपोर्ट थोड़ी सी नीचे आएगी, फिर आपका एक्सचेंज रेट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो ये ऑटो बैलेंसिंग होता है, एक्सचेंज रेट और एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स, अगर फ्री फ्लोटिंग इकॉनमी है तो एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने से की वजह होती है कि आपकी डिमांड बढ़ जाए एक्सपोर्ट्स की, आपके मुल्क में इन्फ्लेशन कम हो जाए, आपके मुल्क में इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। आपके मुल्क में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो एक्सचेंज रेट क्यों बढ़ेगा, सॉरी बढ़ जाए, उल्टा बोल दिया। आपके मुल्क में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, आपके मुल्क में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो पूरी दुनिया से लोग आपके मुल्क में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे भेजना चाहते हैं, ठीक है। स्पेकुलेशन से भी एक्सचेंज रेट बढ़ता है। स्पेकुलेशन से एक्सचेंज रेट क्यों बढ़ता है भाई, सबको बता दो डॉलर महंगा होने वाला है, सब डॉलर खरीद लेंगे, डॉलर खरीदेंगे, डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होना अच्छी बात होती है कोई, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है तो आप डिसाइड नहीं कर पाते कि यार हमारी एक्चुअल प्राइस क्या है, इंटरनेशनल प्राइस क्या है। उसकी वजह से जो है वो गलत डिसीजन होते हैं सबके। ट्रेड में बहुत लॉसेज होते हैं एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से, किसी को फ़ायदा होता है किसी को लॉस होता है, ये सही है। एक्सचेंज रेट या तो फिक्स्ड होता है, भाई हमारा एक्सचेंज ये रहेगा $1 के 100 रुपये बस, लेकिन ये आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपका मुल्क ऐसा है कि कुछ एक्सपोर्ट नहीं करता, सुनो भाई, आपका मुल्क कुछ एक्सपोर्ट नहीं करता। अब तुमसे ही पूछूंगा सबसे आखिर, याद रखना, आपका मुल्क कुछ एक्सपोर्ट नहीं करता और आपने जो है वो इंपोर्ट ही इंपोर्ट कर रहा है। आपने अपना एक्सचेंज रेट रख दिया $1 इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़, ठीक है, $1 इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़। जब दुनिया देख रही है कि आपको हर वक्त डॉलर चाहिए होता है, आपके पास तो कोई एक्सपोर्ट ही नहीं है, तो आपका ये रेट होना नहीं चाहिए। दुनिया को पता है कि आप इसको सस्टेन नहीं कर सकेंगे, $1 इज इक्वल्स टू 500 रुपीज़ होना चाहिए। तो दुनिया आपका रुपया क्यों रखेगी अपने पास, जिसकी कि वैल्यू थोड़े दिन में गिरने वाली है। दुनिया आपसे क्या कहेगी, 100 रुपये का एक डॉलर है, लाओ देना ज़रा। आपको अगर 100 रुपये का डॉलर रखना है तो आपको डॉलर 100 रुपये का बेचना पड़ेगा। आप 100 रुपये का डॉलर बेचेंगे, लोग कहेंगे लाओ और डॉलर दे दो, क्योंकि डॉलर चढ़ने वाला है, क्योंकि तुम्हारी करेंसी गिरने वाली है। तो ये एक फिक्स, ऐसे कंट्री के लिए अपना डॉलर के ऊपर अपने रेट को फिक्स कर देना बहुत मुश्किल काम है। उसको इतने डॉलर हों कि वो डॉलर बेचता रहे मार्केट में, तभी डॉलर फिक्स रहेगा। तो इस केस में हमने बताया कि आपको अगर एक्सचेंज रेट फिक्स करना है तो एक्सचेंज रेट फिक्स वो कंट्री ज़्यादा आसानी से कर सकता है जिसकी कि एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, वो कर लेगा फिक्स। और उसके लिए क्या हेल्पफुल है, कहाँ फिक्स करेगा वो, पूरी दुनिया चीखेगी उस पर, कहाँ फिक्स करेगा आप बताओ, आप बताओ कहाँ फिक्स करेगा, अपने पार वैल्यू से ऊपर या अपनी पार वैल्यू से नीचे। फॉर एग्जाम्पल हमारी बहुत एक्सपोर्ट है, बहुत एक्सपोर्ट है,
देखिए आराम भाई, ये टेक्निकल बात है, आपके कोर्स की नहीं है, लेकिन अच्छी बात है। $1 इज इक्वल्स टू, हमारी करेंसी की बहुत वैल्यू है, सबको पता है कि $1 जो है ना ₹1 का है, हमारी एक्सपोर्ट बहुत है। अब हम कह रहे हैं एक्सचेंज रेट फिक्स करने का टाइम है भाई, हम अपनी मर्जी का एक्सचेंज रेट फिक्स करेंगे। कहाँ करेंगे? $1 इज इक्वल्स टू 100 पे करेंगे, या $1 इज इक्वल्स टू 0.1 रुपये पे करेंगे। यानी लोग आपकी करेंसी खरीदना चाहेंगे, डॉलर को सस्ता करेंगे डॉलर को सस्ता करेंगे। या डॉलर को महंगा करेंगे। दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर आपकी एक्सपोर्ट बहुत अगर हमारी एक्सपोर्ट अच्छी है तो डॉलर को सस्ता करेंगे। तो हम डॉलर को महंगा करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? तो एक्सपोर्ट पहले ही ज्यादा है, एक्सपोर्ट पहले ज़्यादा है, अगर ज्यादा करनी होती फिर नहीं करते। और ज़्यादा करनी है, इसी से और ज़्यादा होंगी, क्योंकि बाहर वालों को हमारा सामान सस्ता लगेगा, तो वो कहेंगे यार नहीं से खरीदो। खैर मैंने तो 1 और 100 का रेशो कर दिया, तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन डॉलर को थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है। अगर आपकी एक्सपोर्ट है तो इसको अफोर्ड करने के लिए अपनी प्राइस, अपनी वैल्यू थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, एक जगह फिक्स कर देते हैं। लेकिन बाहर अब फिक्स एक्सचेंज रेट दुनिया मानती नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं भाई आपने फिक्स एक्सचेंज रखा, अब हर कोई अपना डॉलर ला के आपको बेच रहा है, आपकी करेंसी ले रहा है। क्यों? आपकी करेंसी बढ़ने वाली है, उसको लग रहा है आपकी करेंसी की तो बहुत अंडर वैल्यू रखी हुई है आपने, बहुत बढ़ जाएगी ये तो, अभी थोड़े दिन में बहुत ऊपर जाएगी आपकी करेंसी, पूरी दुनिया के डॉलर उस मुल्क में आके डंप होना शुरू हो जाएंगे, तो सब लड़ेंगे कि भाई ये क्या आप कर रहे हैं। तो इसलिए फिक्स रखना कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में, जब इतना ग्लोबलाइजेशन हो गई है, फिक्स रखना आसान नहीं है। खास तौर पे बढ़ा के फिक्स रखना, यानी गिरा के फिक्स रखना, अपनी करेंसी की को गिरा के फिक्स रखना आसान नहीं है। लोग मतलब वो ट्रेड बैरियर्स में आ जाते हैं, लड़ाई में आ जाते हैं कि भाई ये क्या आपने ये क्या किया। हाँ, पेग कर लेते हैं लोग कि भाई मेरा इस डॉलर के अगेंस्ट मेरा रिलेशनशिप ये रहेगा, डॉलर पर चलेगा मेरा भी चढ़ेगा, डॉलर नीचे जाएगा मेरा भी नीचे जाएगा, पैकिंग हो जाती है। पाकिस्तान में चढ़ा के फिक्स किया, अपनी करेंसी की वैल्यू चढ़ाई गई, जो कि मैनेज करना मुश्किल काम है, क्योंकि एक्सपेक्टेड ये है कि वैल्यू गिरेगी तो आपकी करेंसी कोई लेगा नहीं, सबको डॉलर चाहिए होगा, फिर आप उसको कंट्रोल ऐसे करते हो कि डॉलर देते ही नहीं हो फिर किसी को। हमारे साथ चले जाएंगे। ठीक है, तो बहरहाल ये तो एक अलग कहानी में हम बहस पड़ गए। एक्सचेंज रेट फिक्स भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया, फ्लोटिंग भी हो सकता है। भाई जो भी मार्केट में एक्सपोर्ट बढ़ेगी खुद ब खुद डॉलर पर जाएगा, एक्सपोर्ट कम होगी डॉलर नीचे आएगा, इंपोर्ट बढ़ेगी डॉलर नीचे आएगा, इंपोर्ट कम होगी डॉलर पर जाएगा, नेचुरली हमारा रेट चलने दो भाई। ये फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट होता है। और मैनेज का मतलब है, आपने कहा कि भाई ये जब इससे नीचे आने हो ना तो हम कुछ मैनेज करेंगे, इसको इससे नीचे नहीं चाहिए हमें, या इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे हम कुछ मैनेजमेंट करेंगे, इसके बीच में घूमता रहे। इससे क्या होता है कि ऐसे कंट्रीज जिनकी की ट्रेड बहुत सीजनल होती है, बहुत फ्लक्चुएट करती है, उनके उनके एक्सचेंज रेट की वैल्यू भी बहुत फ्लक्चुएट करती है, उससे उनकी ट्रेड पे नेगेटिव असर पड़ता है। तो कहते हैं भाई फ्लक्चुएट करते हैं लेकिन बस इतना करते हैं ताकि ट्रेड वाले को एक अंदाजा हो कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना जाएगा, कम से कम इतना जाएगा, मैनेज कर रहे हैं हम इसको। तो ये 3 तरह के एक्सचेंज रेट्स होते हैं। और इसी तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात कर लेते हैं। कोई भी कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड में देखता है कि मेरी एक्सपोर्ट ज़्यादा है कि इम्पोर्ट ज़्यादा है। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होती हैं ओवरऑल इम्पोर्ट से, तो हम कहते हैं कि वो कंट्री सरप्लस में है, और अगर इम्पोर्ट्स कम हो, इम्पोर्ट ज़्यादा होती है तो वो कहते हैं कंट्री डेफिसिट में है। अब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को देखने के तरीके ये हैं कि आप देखें ट्रेड्स इन गुड देख लें, यानी एक्सपोर्ट ऑफ गुड वर्सेस इंपोर्ट ऑफ गुड। अगर आप ये देखेंगे तो आप कहेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड देख रहा हूँ, है ना। बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड देख रहा हूँ, सॉरी, बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड देख रहा हूँ। अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज देख रहे हैं वर्सेस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड। और इन सारी ट्रेड्स को मिला के हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आपके विजिबल, इनविजिबल और अदर इनकम्स शामिल होती हैं। आपका गुड्स और सर्विसेज को मिला के बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है, इन दोनों को मिला के। इसमें अदर इनकम्स भी मिला लें तो करंट अकाउंट बनता है।
करंट अकाउंट का मतलब क्या होगा, देखा जाएगा कि ओवरऑल आपने सामान मंगाया ज़्यादा या बेचा ज़्यादा। अगर आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड या करंट अकाउंट आपका सरप्लस में है तो इसका मतलब है कि आपने बेचा ज़्यादा और इंपोर्ट कम किया, एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, इंपोर्ट कम किया। करंट अकाउंट अगर डेफिसिट में होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट में होगा, इसका मतलब है कि इंपोर्ट ज़्यादा है, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? एक तो आपका एक्सचेंज रेट गिरेगा, दूसरा आपको बार बार डॉलर्स बाहर भेजने पड़ेंगे। अब वो डॉलर बेचते बेचते एक वक्त आएगा कि आप कर्जे में चले जाएंगे कि अब इससे डॉलर कहाँ से लाऊं मैं। फिर आप इंटरनेशनल एजेंसी से कर्जा लेंगे, मुख्तलिफ मुल्कों से कर्जा लेंगे, फिर आपकी अपनी मर्ज़ी की मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी नहीं रहेगी, आपको उनकी मर्ज़ी की पॉलिसी से लानी पड़ेंगी। तो अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जा रहा है तो क्या करें? इंपोर्ट कम कर लें, एक्सपोर्ट बढ़ा लें, बस सीधी सी बात है। अब उसके लिए जो भी कर सकते हैं वो सारी पॉलिसी कर लें। सबसे पहले तो अगर फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट है तो कुछ ना करें, कुछ भी नहीं करें। अगर इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है ना, कुछ नहीं करें, फ्री फ्लोट है ना, एक्सचेंज रेट ऐसा चेंज होगा कि सब कुछ सही हो जाएगा। इतना ऊपर चले जाएगा डॉलर कि आपको पेट्रोल लेना बहुत महंगा पड़ेगा, पेट्रोल की कंजम्पशन कम कर देंगे, कंजम्पशन कम कर देंगे, इंपोर्ट कम हो जाएगी। आपकी करेंसी की वैल्यू नीचे आ गई कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्या बड़ा सस्ता है इनके यहाँ तो चीज़ें, तो ये नेचुरल डिफेंस आएगा। लेकिन ये जे कब होता है, इसका इतना जल्दी इम्पैक्ट नहीं आता। आहो चलो छोड़ो, पर नहीं पढ़ाते। अब बताया करो ना, कोर्स में नहीं है सर, आप बहुत एडवांस पढ़ाते हैं, बहुत एडवांस चल रहे हैं सर आप। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि अपनी इसी तरह से, वैसे जेकब होता क्या है, इतना कोई डिफिकल्ट टॉपिक थोड़ी है कि अगर आप अपना एक्सचेंज रेट नीचे करते हैं तो एकदम से आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती, पहले नीचे आती है फिर ऊपर जाती है। तो इसी तरह से हमने कहा कि आपको अपने बैलेंस ऑफ ट्रेड या करंट अकाउंट को बेहतर करने के लिए अपनी फिजिकल पॉलिसी को यूज़ कर सकते हैं। आप अपने एक्सपेंडिचर कम कर दें उन चीज़ों के जिनकी कि इम्पोर्ट कर रहे हैं। आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करके एक्सपोर्ट को सस्ता करके बाहर बेच सकते हैं। आप जो है वो कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, कंज्यूमर बाहर से जो लोग लोन ले लेके पेट फूड्स मंगा रहे हैं वो मंगाना कम कर दें। आप ट्रेड बैरियर लगा सकते हैं, लेकिन अब आज के दौर में ट्रेड बैरियर इतना आसान नहीं है। ट्रेड सरप्लस होने से भी कुछ नुकसान है, ये नुकसान है, ट्रेड सरप्लस का नुकसान है। ट्रेड सरप्लस अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसका एक नुकसान ये कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो आप मशीनरी इंपोर्ट करो, पैसे बच रहे हैं ना, मशीनरी इंपोर्ट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर इंपोर्ट करो, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करो, और अगर ये सब कुछ पहले से है तो ह्यूमन रिसोर्स इंपोर्ट करो। अगर आप इतने ज़बरदस्त हो गए तो ह्यूमन रिसोर्स इंपोर्ट कर लो। अपनी एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी यूज़ करो, मुल्क को डेवलप करो, गरीबों को पैसे दो। तो अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका या सॉरी करंट अकाउंट आपका सरप्लस में है तो बहुत ज़्यादा सरप्लस होने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन भाई इसकी बड़े सारे केसेस हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास एक केस है नॉर्वे का। नॉर्वे एक ऐसा मुल्क है जो यूरोप में है लेकिन एनर्जी रिच कंट्री है। नॉर्मली एनर्जी रिच कंट्री यूरोप में नहीं है। नॉर्मली यूरोप एनर्जी डेफिसिट कंट्री है, बाहर से ही लेता है क्योंकि ठंडा है ना, जमा रहता है, सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, गर्मियाँ कम होती हैं, सोलर कम है उनके पास, तो उनको एनर्जी बाहर से चाहिए होती है। सर्दियों में उनको लाजमन गैस चाहिए जिसकी वजह से उनके घर सर्वाइव करेंगे, हीटिंग चाहिए उनको। तो ऐसी सूरत में नॉर्वे एक ऐसा कंट्री है जो कि एनर्जी रिच कंट्री है। उसके पास कौन से रिसोर्सेज हैं? उसके पास ऑयल है बहुत ठीक ठाक, उसके पास ऑयल नीचे अंडरग्राउंड तेल है उसके पास। नॉर्वे ने तेल निकाला और तेल एक्सपोर्ट किया। अच्छा, पॉपुलेशन थोड़ी सी है, थोड़े से लोग हैं, बहुत सारा तेल है, तेल निकाल के बेच दिया। ज़ाहिर है ये बहुत सारा तेल इन लोगों के हिसाब से देखने में है ना, सऊदी अरब के मुकाबले का नहीं है, लेकिन अच्छा खासा तेल है। नॉर्वे का एक्सपोर्ट जो थी वो ये हो गई तेल बेच के, इंपोर्ट ये हो गई। अब क्या करें? एक साल पैसे ज़्यादा थे, पैसे क्या किए उन्होंने? सेव कर दिए, बैंक में सेव कर दिए, इंटरनेशनल बैंक्स में सेव कर दिए, मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ उनको प्रॉफिटेबल लग रहा था वहाँ सेव कर दिए। गवर्नमेंट ने पैसे सेव कर दिए, प्राइवेट बिजनेस ने भी पैसा कमाया, उस पर टैक्स लगे, तो ओवरऑल जीडीपी का में जो टैक्सेशन का जो साइज था वो अच्छा खासा था, टैक्स ज़्यादा था, स्पेंडिंग की ज़रूरत नहीं थी, पैसे क्या किए? सेव कर दिए। मुल्क को जो डेवलप करना था, मुल्क डेवलप हो गया। अब टैक्स भी काफ़ी आ रहा है, डॉलर भी बहुत आ रहे हैं, वो पैसे जो आ रहे हैं उनका क्या कर रहे हैं? और क्या डेवलप करें? उनका कहना है और कितना डेवलप करें, कर दिया डेवलप। फ्री हॉस्पिटल है सबके लिए, पर कैपिटा इनकम दुनिया में सबसे ज़्यादा, ठीक है, और हर तरह की सहूलियात हैं,
रोडें अच्छी कर दी, बिल्डिंग्स बड़ी ज़बरदस्त, स्पेशियस, ये वो सब कुछ कर दिया। ठंडा मुल्क है, चिल करो भाई, सो जाओ 6 महीने। बहुत से इलाके ऐसे हैं वहाँ पे। बता मैं रहा था बता मैं रहा था, सुनिए ज़रा गौर से सुनिए कि इनका जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ये सेव करते करते, डॉलर्स और टैक्स के पैसे सेव करते करते यहाँ तक पहुँच गए कि इनके इन सेव किए पैसों पे जो इंटरेस्ट का रिटर्न आता है ना, वो इनके जीडीपी से ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होता है। जीडीपी नहीं, जीडीपी का तो पार्ट होगा, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से ज़्यादा इनको तो अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स मिल जाती है। इतना पैसा इन्होंने सेव कर दिया। उल्टा है, पाकिस्तान के साथ गवर्नमेंट के इनकम से ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं। तो ये भी एक केस है, जस्ट एक्सप्लोरिंग, नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स, जस्ट एक्सप्लोरिंग कि हम ये कह रहे थे ना कि अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में है या करंट अकाउंट सरप्लस में तो बिला वजह रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं। तो एक केस हमारे पास नॉर्वे भी है जहाँ पे उन्होंने सब कुछ कर लिया, उन्होंने कहा अब क्या करें, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर तरह से मीट कर लिए ना हमने, अब और कितना ओवर स्पेंडिंग नहीं करेंगे हम इस पैसे को सेव करेंगे फ्यूचर के लिए, क्योंकि ऑयल कब तक होगा हमारे पास, ऑयल तो एक रिन्यूएबल रिसोर्स तो नहीं है ना, ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने इस पैसे को सेव किया अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, और अब वो उतना पैसा सेव कर लिया कि उसका इंटरेस्ट जो है उनकी एक्सपेंडिचर से ज़्यादा। तो बहरहाल इस छोटी सी मिसाल के बाद हम इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात इकोनॉमिक्स के लिए नहीं करेंगे। हाँ, पेपर सॉल्व करवाऊँगा मैं आपको एक दफ़ा, कि ये वीडियो बनाऊँगा मैं कि पेपर किस तरह से सॉल्व होता है, ताकि कि आप ये समझ सकें कि आपको क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है जी, तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। इस कोर्स को आपने सुना और से आपका बहुत शुक्रिया, और अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। अल्लाह हाफ़िज़।